सभी अपलायनों के लिए कोटि कोटि नमन करता हूँ। सभी अपलायनों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अगर आज मैं बोलने लायक बना हूँ तो मैं अपनी अपलायनों की वजह से और सिस्टम की वजह से बना हूँ। तो मैं अपलायन और सिस्टम के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ। जय हो माँ गुरु जी। साथियों, आप सभी के लिए नमस्कार और आप सभी से प्यार भरा नमस्कार आप सभी के लिए। और साथियों, मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा है और जैसा कि कुछ लोग जानते भी हैं लेकिन कुछ लोगों को पहली बार सुनेंगे और कुछ लोगों को पता नहीं हमारे बारे में, तो वो जान जाएंगे। तो नाम मनोज कुमार शर्मा है और मथुरा में ही ग्रामीण क्षेत्र में अपना विद्यालय को चलाते हुए और इस विश्व की महानतम बिजनेस का हिस्सा बना साथियों। और मैं ऊपर वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, परमपिता परमेश्वर को, कि उसने मानव योनि में जन्म दे करके और मानव योनि में जन्म देने के साथ साथ जो विश्व का महानतम बिजनेस है और जिस काम के करने से मनुष्य को पुण्य प्राप्त होता है, ईश्वर की भक्ति प्राप्त होती है, ऐसा काम ईश्वर की कृपा से मुझे मिला हुआ है। तो मैं ईश्वर को भी कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा। दूसरा, माता पिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने शुरू से ही इतने अच्छे संस्कार डाले कि मेहनत करना सिखाया और ईमानदारी के साथ मेहनत करना सिखाया, सामाजिकता सिखाई, व्यवहार सिखाया। तो ये सब कुछ जो कुछ भी सीखा माता पिता से सीखा, समाज से सीखा। तो मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और सभी को नमन करता हूं। जय हो माँ गुरु जी। जी माँ गुरु जी। जी माँ गुरु जी, आदेश है आपका, आशीर्वाद है। शुरू किया जाए माँ गुरु जी। शुरू किया जाए। मैंने स्लाइड से दिख रही है आपको स्लाइड? जी माँ गुरु जी दिख रही है। जी चलिए शुरू करिए फिर। जी साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आखिर क्यों? क्योंकि आज हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन इसलिए है, आप लोगों ने, हम लोगों ने जब शाम को सभी लोग सोते हैं तो बड़ी खुशहाल स्थिति में सोते हैं और बड़े बड़े अरमान होते हैं कि सुबह ये करेंगे, सुबह ये करेंगे। फिर भी न जाने कितने ऐसे मनुष्य हैं, कितने ऐसे प्राणी हैं कि आज का सूरज नहीं देख पाए होंगे। लेकिन उसी दुनिया में हम और आप भी हैं जो कि आज का दिन ईश्वर ने हम आपको मौका दिया है, आज का दिन दिया है। और उसके साथ भी हमें आज इतना अच्छा मौका दिया है, ऐसे पैनल पे हमें ईश्वर ने भेजा है कि जहां से लोगों की जिंदगियां बदलती हैं, लोगों को खुशियां मिलती हैं। ऐसी जानकारी हम और आप मिलकर के लेने के लिए इस पैनल पे हैं। तो इससे ज्यादा तो महत्वपूर्ण कोई दिन हो ही नहीं सकता है। इसलिए आज के दिन के लिए और उस परमपिता परमेश्वर के लिए मैं कोटि कोटि नमन करूंगा, धन्यवाद करूंगा। जय हो माँ गुरु जी। साथियों, जो आपके सामने ये स्लाइड है, ये बहुत ही पावरफुल और व्यक्ति के यानी एक तरीके से ऐसे मान लीजिए कि दिमाग का ऑपरेशन कर देने वाली ये स्लाइड है। किसी भी बात को व्यक्ति समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन इस स्लाइड को अगर सही से समझ ले और समझा दे व्यक्ति को, तो निश्चित रूप से ये जान जाता है, समझ जाता है कि मुझे करना क्या चाहिए जीवन में। मुझे भी बार बार जब प्लान दिखाया गया, समझाया गया, लेकिन मैंने काफी बार इग्नोर कर दिया। लेकिन जब मुझे ये ESBI वाली स्लाइड जब दिखाई गई मुझे और इसके बारे में विस्तार से मुझे सही से बताया गया, तो तब जाकर के मेरे भेजे में कोई बात घुसी थी और मुझे ये स्वीकार करना पड़ा कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए। और उसी दिन से साथियों, मैं तो अपने जीवन की इस लाइफ को बहुत ही
टर्निंग पॉइंट वाली स्लाइड मानता हूं और उस महान पर्सनैलिटी को मैं धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे इस स्लाइड को समझाया और इसकी वजह से आज मैं आप लोगों के साथ में हूं और इस महानतम बिजनेस में हूं। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने ये द बिजनेस स्कूल में एक बुक है, उसमें ये लिखा हुआ है, उसमें ये चैप्टर है और उसके माध्यम से बताया गया है और दो कैटेगरी में इसको बांटा गया है, ए कैटेगरी और बी कैटेगरी, और इसमें भी 4 भाग कर दिए गए हैं, ESBI। यानी ये बताया गया है इसके माध्यम से कि इस दुनिया में ऐसे मान के चलिए 100% प्राणी हैं, 100% लोग हैं, 100% लोगों में से कितने लोग क्या काम करते हैं, ये इस स्लाइड के माध्यम से बताया है और कितने प्रकार के काम है जिससे पैसा कमाया जाता है, जिससे इनकम की जाती है इस दुनिया में, ये इसके माध्यम से बताया है। तो ए कैटेगरी में ई और एस आता है और बी कैटेगरी में बी और आई आता है। अब ए कैटेगरी वालों को हम देख लेते हैं कि ये क्या करते हैं। ए कैटेगरी में सबसे पहले ई आता है, तो ई फॉर एम्प्लॉयड, प्राइवेट या सरकारी नौकरी। सेल्फ एम्प्लॉय, अपना खुद का कोई काम, जैसे किसान, डॉक्टर, वकील, मास्टर, दुकानदार आदि ऐसे बहुत से काम हैं जो सेल्फ होते हैं। लेकिन सबसे पहले जैसे ही बच्चा स्कूल जाना शुरू होता है, स्कूल जाता है बच्चा, थोड़ा सा समझदारी उसके अंदर आती है, स्कूल जाने लायक होता है, तभी उसके अंदर, उसके माइंड में एक सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है और उससे एक ही बात बोली जाती है कि बेटा अच्छे से पढ़ लिख ले, अच्छे से पढ़ लिख ले, अच्छे से पढ़ लिख ले, अच्छे से पढ़ जाएगा तो तेरी कहीं नौकरी लग जाएगी, तू कहीं चिपक जाएगा तो तेरा जीवन बढ़िया कट जाएगा। ये बार बार जब बात बोली जाती है, बार बार ये बात बोली जाती है, तो हमारे दिमाग में, बच्चों के दिमाग में शुरू से ही उसके दिमाग में ये नौकरी का बीज बो दिया जाता है और जैसे ही वो 18 और 20 साल का बढ़ते बढ़ते होता है तो तब तक वो बीज भी उसके दिमाग में बढ़ जाता है और वो बढ़ते 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 वो बीज भी एक पौधे का, वृक्ष का आकार ले लेता है और उसे सिर्फ नौकरी और नौकरी और नौकरी और नौकरी की तलाश रहती है, भरपूर नौकरी का प्रयास करता है। लेकिन जब नौकरी नहीं लगती है तो फिर वो अपना खुद का कोई काम ढूंढता है, चाहे वो प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देता है, स्कूल में जाना शुरू कर देता है, या क्लिनिक खोल देता है, या कहीं वकील के पास जाना शुरू कर देता है, या अपनी खेती शुरू कर देता है, या अपनी दुकान खोल लेता है। ऐसे ढेर सारे काम होते हैं जिनको वो, या कोई हाथ का जिसको दस्तकार बोला जाता है, ऐसे कामों को वो करना शुरू कर देता है, तो उसको बोला जाता है सेल्फ एम्प्लॉय, खुद का काम। लेकिन बिफोर होता है बिजनेस ओनर। ये बिजनेस ओनर वो कहलाते हैं जो, जिनके पास में एक टीम होती है, एक ग्रुप होता है, एक सिस्टम होता है। जैसे बोला जाए फैक्ट्री का मालिक या बहुत बड़ा कोई टेंडर लेने वाला, तो ये क्या करते हैं, ये टीम बना करके, ग्रुप बना करके काम करते हैं और लोगों को अपने यहाँ रखते हैं। जो व्यक्ति 200 से ज्यादा लोगों को अपने यहाँ पर जॉब देता है, उनसे काम कराता है और हर महीना उन लोगों को वेतन देता है, वो व्यक्ति बिजनेस ओनर की कैटेगरी में आता है। नहीं तो भ्रमवश मैं भी अपने आप को बिजनेस ओनर ही मानता था। बहुत से ऐसे लोग हैं शहर में, बाजार में जाकर के साड़ियों का, तमाम ऐसे सामान है, उनका दुकान खोल लेते हैं, शोरूम खोल लेते हैं, 2-4 लोग उनके यहाँ काम करने लग जाते हैं, तो वो अपने आप को बिजनेस ओनर मानने लग जाते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं हम तो साहब बिजनेसमैन हैं, हम बिजनेस करते हैं। लेकिन मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने ये साफ साफ खोल दिया है कि बिजनेस ओनर वही होता है जो 200+ लोगों को हर महीने वेतन देता है और उनसे काम लेता है, उनको रोजगार देता है, वो बिजनेस ओनर की कैटेगरी में आता है। अगर इससे कम लोगों से काम करा रहा है कोई, तो वो सेल्फ एम्प्लॉय में आता है, बिजनेस ओनर की कैटेगरी में कभी नहीं आ सकता। आई फॉर इन्वेस्टर, जो पैसा इन्वेस्ट करके
पैसा कमाते हैं। जैसे बहुत बड़े बड़े बिल्डर होते हैं और वो हजारों बीघा जमीन लेकर के उसमें कॉलोनी बनाना शुरू कर देते हैं, वो शेयर मार्केट में लगा देते हैं, तो ये पैसे से पैसा कमाते हैं। इनको इन्वेस्टर बोला जाता है। जो पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं उनको इन्वेस्टर बोला जाता है। लेकिन थोड़ा इनके बारे में ये देख लेते हैं कि ई और एस वालों की जो संख्या है, माना 100% लोगों में से ई और एस वालों की संख्या क्या है, इनकी संख्या पाई जाती है 95%, जो ए कैटेगरी में है। लेकिन जब बात पैसे की आती है तो मात्र 5% पैसे में ये गुजारा करते हैं, 5% पैसे में रह जाते हैं। और ये कितनी भी दबा के मेहनत कर लें, ई और एस वाले लोग, ए कैटेगरी वाले लोग, ये कितना भी जीवन में मेहनत कर लें, लेकिन इनके पास 5% से ज्यादा पैसा हो ही नहीं सकता है। अब इधर में बी कैटेगरी में बी और आई वाले हैं, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। इनको देखें, संख्या इनकी मात्र 5% है, 5% है, लेकिन ये दुनिया के 95% पैसे पर राज करते हैं। लोग 5%, पैसा 95%, लोग 95%, पैसा 5%। ये तो बड़े अन्याय की बात है। इतने लोगों पे इतना ही पैसा और इतने लोगों पे इतना पैसा, तो बड़ा आश्चर्य होता है। तो इसके बारे में एक बार सर्वे किया गया कि आखिर ऐसी क्या बात है कि 95% लोगों पे मात्र 5% पैसा और 5% लोगों पे 95% पैसा, क्या कारण है ऐसा? तो जब कारण के बारे में जाना गया तो कारण ये निकला कि ए कैटेगरी वाले जो होते हैं, नंबर 1 इनका कारण ये है कि ये अपना समय बेचते हैं और अपने समय को बेच करके पैसा कमाते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण, ये जब से काम करना शुरू करते हैं और जब तक इनके शरीर में जान रहती है, जब तक ये काम करते हैं तब तक ये अकेले ही लगे रहते हैं और ये पूरी जिंदगी 1 का गुणा 1 में, 1 का गुणा 1 में, 1 का गुणा 1 में, 1 का गुणा 1 में करते ही रहते हैं। और मुझे ऐसा बताया गया कि 1 का गुणा 1 में आप चाहे 100 बार कर लो, चाहे 1000 बार कर लो, चाहे 1,00,000 बार कर लो, उत्तर तो एक ही आएगा, 2 नहीं हो सकता। ये हमेशा 1 का गुणा 1 में ही करते रहते हैं। और जब 1 का गुणा 1 नहीं करते रहेंगे और अकेले ही काम करते रहेंगे तो अकेला व्यक्ति कितने समय काम कर सकता है अपनी इनकम के लिए? 8 घंटा करेगा या 12 घंटा करेगा या 14 घंटा करेगा? 14 घंटा रेगुलर कर नहीं सकता, अगर करेगा तो स्वास्थ्य खराब होगा, तो जितना ओवर पैसा कमाएगा वो डॉक्टर ले जाएगा। लेकिन 8 घंटा 12 घंटा करता है अपनी इनकम के लिए। 8 घंटा और 12 घंटा, जो 24 घंटे परमात्मा ने ए कैटेगरी वालों को भी दिया और बी कैटेगरी वालों को भी दिया, लेकिन ए कैटेगरी वाले उन 24 घंटे में मात्र 8 घंटा और 12 घंटा ही काम करते हैं अपनी इनकम के लिए। चाहे किसी की नौकरी कर रहे हो, चाहे किसी वो अपना कोई क्लिनिक खोल के बैठे हो, चाहे कुछ भी खेती बाड़ी करते हो, तो ये अपनी इनकम के लिए उन 24 घंटे में से मात्र 8 और 12 घंटे ही काम कर पाते हैं और अपना समय ये बेच करके पैसा कमाते हैं और अकेले ही रह जाते हैं पूरी जिंदगी काम करने के लिए, और 8 और 12 घंटे होते हैं। लेकिन बी कैटेगरी वाले जो होते हैं, ये दूसरे लोगों का समय खरीद करके और उन्हीं 24 घंटे में, 24 घंटे इनके पास भी है, लेकिन उन्हीं 24 घंटे में दूसरे लोगों का 8-8, 12-12 घंटा खरीद के ये अपने लिए हजारों और लाखों घंटे पैदा कर लेते हैं इनकम के लिए। और इस वजह से इनके पास में 95% पैसा होता है और इधर वाले केवल 8 और 12 घंटा काम करते हैं 24 घंटे में से इनकम के लिए, इसीलिए इनके पास में मात्र 5% पैसा रह जाता है। और ये खुद ही काम करते हैं, ये काम करते हैं तो पैसा आता है और काम नहीं करते हैं तो पैसा नहीं आता। ए कैटेगरी वालों की ये स्थिति रहती है, लेकिन बी कैटेगरी वाले, इनके पास ग्रुप होता है, इनके पास टीम होती है, ये काम करते हैं तो भी पैसा आता है और नहीं करते हैं तब भी पैसा आता है, क्योंकि इनके लिए लोग काम करते हैं और पैसा काम करता है। अब या तो लोग काम करते हैं या पैसा काम करता है, तो इनके पास
लोग होते हैं बिजनेस ओनर के पास और इन्वेस्टर के पास पैसा होता है। तो इस वजह से ये लोगों का समय खरीद खरीद के उन्हीं 24 घंटे का कई हजार और लाखों में घंटे कन्वर्ट करके और अपने लिए इनकम बढ़ा लेते हैं। इस वजह से ही यही कारण है कि बी कैटेगरी वालों के पास 95% पैसा होता है, संख्या भले ही 5% है, लेकिन ए कैटेगरी वालों की संख्या भले ही 95% है, लेकिन मात्र दुनिया का 5% पैसे पे इन्हें सफर करना पड़ता है। जय हो माँ गुरु जी। नेक्स्ट करें माँ गुरु जी। अब बात आती है मुख्य रूप से, मुझे बताया गया मुख्य रूप से हम सभी लोगों के सामने दो प्रकार के काम हैं। पहले नंबर का जो काम आता है, जो ट्रेडिशनल मार्केट बोला जाता है, परंपरागत व्यवसाय से कहा जाता है। तो परंपरागत व्यवसाय बोले तो जो हमारे पूर्वज जिस काम को करते चले आ रहे हैं, जो हमने अपनी आंखों से शुरू से देखा है और जिस पे पूरी दुनिया भरोसा करती है, सभी लोग भरोसा करते हैं। अब जैसे बोला जाए, इसमें डॉक्टर आते हैं, मास्टर आते हैं, वकील आते हैं, किसान आते हैं, दुकानदार आते हैं, छोटे मोटे व्यापार करते हैं वो इसमें आते हैं। जो पूर्वज हमारे काम करते चले आ रहे हैं और हम देखते चले आ रहे हैं, उनको परंपरागत व्यवसाय बोला जाता है। इसका सिद्धांत क्या है परंपरागत व्यवसाय का? इसमें व्यक्ति जैसे काम करना शुरू करता है तो पहली साल आप देख रहे हैं कि नीले पोजीशन में काम है और लाल पोजीशन में ये दाम है। पहली साल व्यक्ति जब काम करना शुरू करता है 8 घंटा 30 दिन तक 8 घंटा डेली काम करता है, तो उसके बदले में उसे पैसा मिलता है। जितना काम उतना दाम, जितना काम उतना दाम। 5 साल करेगा काम तो मिलेगा दाम, 10 साल करेगा काम तो बदले में मिलेगा दाम, 20 साल भी करेगा काम तो मिलेगा दाम, 30 साल भी अगर करेगा काम तो उसके बदले में मिलेगा दाम, और 35 साल भी अगर करेगा काम तो उसके अनुसार उसको मिलेगा, उसके बदले में मिलेगा दाम। ये व्यक्ति पूरे जीवन काम करेगा तब तक पैसा आएगा, जब इसका काम नहीं होगा तब इसके पास पैसा नहीं आएगा। तो इसके बारे में ये बोला जाता है कि जितना काम उतना दाम, काम बंद तो दाम बंद, चाहे कितनी भी साल कर लो इस काम को। तो लास्ट में होता यही है कि अगर किसी व्यक्ति ने 20 साल की उम्र में काम करना शुरू किया और अगर वो 40 साल तक भी काम करता है, चाहे वो नौकरी हो चाहे खुद का कोई काम हो, तो 60 साल की उम्र हो जाती है और 60 साल की उम्र पर वो व्यक्ति सरकार की तरफ से भी रिटायर हो जाता है। तो यहाँ पर भी सेम वही बात होती है, चाहे काम वो कोई भी करे, जब 60 साल का हो जाता है तो रिटायर हो जाता है, और जब उसका काम बंद हो जाता है, जब काम बंद हो जाता है तो दाम भी बंद हो जाता है। तो पूरा 40 साल का समय, 40 साल तक की ऊर्जा, सब कुछ लगाने के बावजूद भी जब अंत में काम बंद होता है तो दाम बंद हो जाता है और रिजल्ट जीरो का जीरो ही रहता है। लेकिन बात की जाए MLM की, तो ये दुनिया का ऐसा काम है, ये दूसरे नंबर का हमारा काम है। आप इसको देख रहे हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। नीले पोजीशन में काम है और लाल पोजीशन में दाम है। इसमें इधर सालों में काम हो रहा था, इधर महीने में काम होगा। इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर काम यहाँ पर स्टार्ट करता है तो 6 महीने उसके ऐसे होते हैं कि काम उसे ज्यादा करना पड़ता है और ज्यादा काम का थोड़ा ही पैसा आ पाता है। अब हम इसे ज्यादा काम मान लेते हैं, लेकिन ये काम नहीं है, ये सीखने का समय है। और दुनिया का कोई भी काम किया जाए वहां पर सीखते वक्त पैसा कम ही मिलता है। अगर कोई लॉयर बनना चाहता है तो वो किसी एक्सपर्ट वकील के पास जाएगा तो उसकी बराबर पैसा नहीं ले सकता है। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई एक्सपर्ट डॉक्टर है तो उसकी बराबर उसे स्टार्टिंग में पैसा नहीं मिल सकता। अगर नौकरी भी लग जाती है सरकारी तो ट्रेनिंग पीरियड में कभी भी नौकरी का पूरा वेतन नहीं मिलता है, ट्रेनिंग के हिसाब से उसको थोड़ा पैसा दिया जाता है। तो आप बताइए यहाँ पर पूरा पैसा कैसे मिल सकता है? यहाँ पर भी ये 6 महीने हमारी ट्रेनिंग के होते हैं, हमारे सीखने के होते हैं, और सीखते थोड़ा सा पैसा हमारे पास आ जाता है, थोड़ी सी टीम बन जाती है। लेकिन जब अगले 6 महीने और इसमें टिके रहते हैं तो फिर थोड़ा काम कम हो जाता है और पैसा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी नॉलेज भी बढ़ गई होती है, हमारी टीम भी बढ़ गई होती है, तो इनकम अपने आप बढ़ती चली जाती है। फिर अगले इसी तरीके से हम लगातार सीखते चले जाते हैं तो नॉलेज भी बढ़ती चली जाती है और टीम भी बढ़ती चली जाती है, तो इनकम अपने आप बढ़ती चली। लास्ट में ये होता है एक दिन ऐसा आ जाता है कि जितना था पहले
काम उतना हो जाता है दाम, और जितना था पहले दाम उतना हो जाता है काम। और इसको बोला जाता है कि एक बार काम और जिंदगी भर दाम। अब हमें मेरी अपलाइन ने पूछा कि फैसला आपका रहेगा कि 40 साल रगड़ना है कि 4 साल। मैंने कहा सर 40 साल नहीं, अगर 4 साल में ही पूरी जिंदगी बदल जाती तो 4 साल रगड़ने के लिए तैयार हैं। तो जय हो गुरुदेव। आगे बढ़ते हैं। 3 कार्डिनल रूल्स, ये हमारी बिजनेस के 3 नियम हैं, आधार हैं ये हमारी बिजनेस के। और दुनिया का कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है कि वहां पर किसी भी डिपार्टमेंट के रूल्स नहीं बने हो, नियम नहीं बने हो। हर डिपार्टमेंट, यानी कि ये दुनिया भी हमारी, दुनिया चलाने के लिए भी ऊपर वाले ने सिस्टम बना रखा है, बिना सिस्टम के वो भी नहीं चल सकता। सिस्टम बोले तो हमारे चाहे किसी भी धर्म से हो, यहाँ पर किसी के बाइबल है, किसी के गीता भागवत रामायण है, किसी के कहना चाहिए कुरान है, ये हमारे जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं ये हमारे सिस्टम हैं, ये हमारे सिस्टम है। विद्वान हमारे लिए सिस्टम बना के चले गए हैं और उसी सिस्टम के अनुसार हम समाज में रहना सीखते हैं उस सिस्टम से। तो ऐसे ही हमारे लिए भी यहाँ सिस्टम बनाया है हमारी शेप शॉप ने, हमारे मेंटरों ने। और इन रूल्स का जो व्यक्ति यहाँ पालन करता है वही सफल होता है, और जिन ने पालन किया है वही आज ऊंचाइयों पर है। तो जान लेते हैं कि सबसे पहला नियम क्या है। सबसे पहला नियम है, कोई भी नया काम करने से पहले अपनी सफल व एक्टिव अपलाइन से जरूर पूछें, क्योंकि हम इसमें आए होते हैं तो बिल्कुल नए होते हैं। जैसे कि उदाहरण में बोला जाए, किसी भी बेटी की जब शादी होती है, विवाह होता है, और वो जब एक नए घर में जाती है तो उस घर में वो अनजान होती है। वहां की किचन में क्या रखा है उससे अनजान है, कहां पर बाथरूम है उससे अनजान है, कहां पर कौन सी चीज है, कहां पर क्या काम होता है, उस सारी चीजों से अनजान है। कौन व्यक्ति का कैसा स्वभाव है घर में उससे वो अनजान है, यानी हर चीज से वो अनजान है। लेकिन उसको जानने के लिए, उसको बढ़िया घर चलाने के लिए अपनी सास की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि सास उस घर की एक्सपर्ट पर्सन है, उसको सारी नॉलेज है। जब वो सास के पास बैठेगी, सास उसे बताएगी, तो धीरे धीरे सारी नॉलेज उसको घर के बारे में हो जाएगी, लोगों के बारे में हो जाएगी, और उसी हिसाब से जब वो काम करेगी तो एक सफल गृहिणी बन जाती है। तो इस बिजनेस में भी हमारी जो एक्टिव अपलाइन होती है उसे सब कुछ पता है कि कहां पर क्या करना होता है। इसलिए बिना पूछे अपनी सफल एक्टिव अपलाइन से जब तक हम पूछे नहीं तब तक कोई नया काम करे नहीं, क्योंकि अगर हमने बिना पूछे कर दिया तो वो गलत हो सकता है, संभावना है कि वो गलती ही होगा, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। इसलिए गलत न करके उसको पहले ही अपनी अपलाइन से पूछ लिया जाए। नाना प्रकार के ऐसे, मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है, गुरुजी की इजाजत हो, महागुरु जी जसवीं सर की एक मैंने वीडियो सुनी थी, उसमें महागुरु जी बता रहे थे कि मेरठ में एक आर्मी से थे कैप्टन साहब, और उनकी ज्वाइनिंग आ गई थी, और उन्होंने बिना बताए ही पर्चे छपवा दिए और एक हॉल भी उसमें जो है कर दिया, और पर्चे छपवा दिए और उसमें पता डाल दिया एक होटल का, और हमारे पास कॉल कर दी कि महागुरु जी मैं वेन्यू चालू करने के लिए जा रहा हूँ और आप आ जाइए। लाल बहादुर शर्मा जी से बोला। अब लाल बहादुर शर्मा जी ने महागुरु जी जसवीर सर से बोला, और जसवीर सर को जब ये पता लगा कि वहां ढेर सारे लोग आने वाले हैं, तो महागुरु जी बताते हैं कि मैं नया था तो मैं डर गया। अब मैंने कहा मैं कैसे वहां, मेरी तो बात बढ़ेगी नहीं। तो उन्होंने महागुरु जी माधव सर को फोन किया, विजयपाल सर को फोन किया। तो विजयपाल सर ने जब पूछा कि भाई इतने कितने लोग आएंगे, अरे साहब वहां तो बहुत लोग आएंगे, उन्होंने कहा कि कम से कम 2000 लोगों की गैदरिंग होगी। महागुरु जी समझ गए कि एक नया आदमी 2000 लोगों की गैदरिंग कैसे कर सकता है, जरूर उसने कोई न कोई नया प्रपंच रचा है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं टाइगर, आज के लिए आप ही जाओ। तो महागुरु जी जसवीर सर को वहां भेज दिया गया, और गुरु जी बता रहे थे कि वहां जाकर के जब पहुंच गया तो हम पहुंच गए थे, जो वेन्यू का समय होता है उतनी टाइम पहुंच गए, और शाम हो गई। हम थे, लाल बहादुर शर्मा जी थे और वो कैप्टन साहब थे। 3 लोग वहां पर बैठे रहे, 3 से चौथा व्यक्ति नहीं आया।
जब 2-4 घंटे वहां बीत गए, 2 घंटे वहां बीत गए, तो हमने पूछा कैप्टन साहब से कि आपने कैसे लोगों को बुलाया, जो कि लोग आए ही नहीं है। वहां फिर 2-4 लोग आए तो वो वापस हो गए देख करके। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी क्या बताऊं, पर्चे तो बहुत छपवाए। बोले पर्चे? बोले हाँ। बोले पर्चे क्यों छपवाए? कि गुरुजी मैंने ऐसे सोचा था कि एक एक करके प्लान देंगे तो बहुत समय लग जाएगा, डायमंड बनने में बहुत टाइम लग जाएगा लोगों को प्लान दिखाने में, क्यों ना एक ही बार 2-4 हजार लोगों को इकट्ठा करके प्लान दिखा दिया जाए। तो गुरुजी मैंने पर्चे छपवा दिए और रिक्शे वाले को मैंने दे दिए थे। तो गुरुजी लोगों को बुलाने में तो मैंने कोई कसर छोड़ी नहीं है, अब आए ही नहीं है तो बताओ गुरुजी मैं क्या करूं। तो माँ गुरुजी जसवी सर बोल रहे थे कि भाई अगर ऐसे ही लोग आ जाएं और लोग डायमंड बन जाएं तो फिर क्यों इतना समय लगेगा, फिर ये सिस्टम किसके लिए बनाया है। तो माँ गुरुजी ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि कभी भी अपना दिमाग न लगाएं, हमेशा अपनी एक्टिव अपलाइन से पूछ करके ही नया काम करें। अगला नेम बताया है, कभी भी अपनी टीम या सहयोगी या क्रॉस लाइन से नेगेटिव बात न करें। कोई भी ऐसी बात न करें जिस बात के करने से किसी का मनोबल गिरे, किसी के अंदर घृणा पैदा हो, किसी को हानि हो जाए। ऐसी कोई भी बात नहीं बोलनी है, ना ही अपनी टीम में बोलनी है, अपनी टीम से, अपनी डाउनलाइन से, और ना ही किसी क्रॉस लाइन से बोलनी है। बोलनी इसलिए नहीं है कि जो हम बोल रहे होते हैं वो हमारे लिए ही वो शब्द उल्टे साबित हो जाते हैं। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति से अगर बोलना है तो बिल्कुल सही बोलना है, सकारात्मक बात करनी है, जोश भरी बात करनी है और अच्छी बात करनी है, कभी नेगेटिव कोई बात नहीं करनी है। अब अगला नेम बताया है, कभी किसी के अहम, ईगो, पैसा, परिवार को लेकर के हमें गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। बिल्कुल भाई ये हमारा बिजनेस घर घर जाने का है और फैमिली बिजनेस है, ये हमारा ये व्यवसाय परिवार को लेकर के, परिवार में रह करके काम करने का है। तो हमें हर परिवार को अपना परिवार मान के चलना पड़ेगा, हर बहन बेटी को अपनी बहन बेटी मान के चलना पड़ेगा, हर माँ को अपनी माँ मान के, हर पिता को अपना पिता, भाई को भाई, सभी को अपना परिवार जैसा मान करके ही हमें काम करना होगा सबके साथ में। बात पैसे की आए, किसी ने पैसा दिया है पैकेज का, तो वो पैसा या तो अपनी अपलाइन के पास दे देना, अपनी अपलाइन को दे देना चाहिए, या तो आपके अंदर इतना तुरंत उसको ऑर्डर करके कंपनी भेज देना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश आप नहीं भी भेज पा रहे तो उस पैसे को या तो अपनी अपलाइन को दे दें, कुछ भी करें, आप उस पैसे को अपने पास न रखें, क्योंकि अपने पास रखने पे कोई भी इमरजेंसी बीच में आ जाती है तो जो पैसा दिख रहा होता है वही खर्च हो जाता है। अब उसका पैसा खर्च हो गया और इधर में उसका वहां पैकेज लगा नहीं है, तो जो हो सकता है वो डायमंड बन सकता था, लेकिन हमारी एक गलती ने, एक भूल ने किसी एक डायमंड की मृत्यु कर दी, एक डायमंड को खो दिया। इसलिए पैसे को लेकर के हमें कभी भी पैसे को लेकर के किसी के पैसे से खिलवाड़ नहीं करनी है और बहुत ही सावधानी के साथ में पैसे को लेकर के काम करना है। और बात ये भी बहुत आगे महागुरु जी, 3 पावर्स, बोले हुए शब्दों की शक्ति, पहला नेम। 3 पावर ऐसी हैं कि ये हम दुनिया का कोई भी काम करें ये हर जगह काम करती है। पहला नंबर है बोले हुए शब्दों की शक्ति। जो हम बोलते हैं उसकी शक्ति को हमें पहचानना है। और ऐसा कहा जाता है कि आप जैसा बोलते हैं, बोलने का मतलब है आप ब्रह्मांड में क्या भेज रहे हैं वही आपको वापस मिलेगा। यदि आपने नकारात्मक बातें की हैं तो आपको परिणाम भी नकारात्मक मिलेंगे, यदि आपने सकारात्मक बातें की हैं तो आपको परिणाम भी सकारात्मक मिलेंगे। बात सीधी सी है, गुरुजी ने बताया कि अगर खेत में आपने बीज डाला है बबूल का तो पेड़ बबूल के ही होंगे, आम के नहीं हो सकते। और बोलने के बारे में मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें बहुत अच्छी बात बताई थी कि एक बच्चा माँ से बार बार ये बोल रहा था कि मैं तुमसे नफरत करता हूं, मैं तुमसे नफरत करता हूं, मैं तुमसे नफरत करता हूं। और ये बात बोलते बोलते
जब माँ उठ के खड़ी हुई और उसे पकड़ने के लिए चली तो वो उसे लगा कि अब माँ मेरी पिटाई करेगी, और ऐसी बात सुन करके वो समझ करके और वो पहाड़ियों की तरफ चला गया और पहाड़ियों के बीच में जाकर के और बार बार वो उसी रटना को रटाए है लगे है, मैं तुमसे नफरत करता हूं, मैं तुमसे नफरत करता हूं। तो माँ तो घर में ही रह गई, लेकिन उन पहाड़ियों के बीच में से आवाज गूंज करके उसको सुनाई दे रही थी। वो एक बार बोल रहा था और पहाड़ियों में से आवाज कई बार आ रही थी, मैं तुमसे नफरत करता हूं, मैं तुमसे नफरत करता हूं। जब बार बार ये बात सुनी बच्चे ने तो वो भयभीत हो गया और डर गया। वहां से फिर माँ के पास आया और आकर के बोला, माँ वहां तो ढेर सारे लोग इस बात को मुझसे कह रहे हैं कि मैं तुमसे नफरत करता हूं, मैं तुमसे नफरत करता हूं। तो माँ ने कहा, माँ समझ गई, माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है, तू फिर से उसी पहाड़ी के बीच में जाकर के तू सिर्फ एक ही बात बोलना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। और वो बच्चा फिर पहाड़ियों के बीच में गया और जाकर के जब उसने ये बोलना शुरू किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, और इसी जब ये बात बोली तो यही बात उसको कई हजार आवाजों में उसे सुनाई देने लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो ये संसार भी पहाड़ियों की गूंज की तरह है, हम जैसा बोलते हैं वैसा ही हमें वापस मिलता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छा बोलना है, सकारात्मक बोलना है। दूसरा नंबर, समर्पण की शक्ति। ये तो सभी शक्तियों में सबसे बड़ी शक्ति है समर्पण की। जब तक ये चीज नहीं होगी तब तक हम कहीं पर भी सफल नहीं हो सकते, इस बिजनेस में तो बिल्कुल नहीं हो सकते। समर्पण की शक्ति के बारे में अगर हमें सीखना चाहिए तो हनुमान जी से सीखना चाहिए। और जिसने समर्पण किया, इधर में देखो हनुमान जी का भी उदाहरण दिया गया है, इधर में अर्जुन जी का भी दिया गया है कि अर्जुन को कोई भी बात बोली गई वो हर बात में किंतु परंतु लगाते चले गए, लेकिन जब हनुमान जी को कोई बात बोली जाती थी तो जय श्री राम, यश जय श्री राम बोलते चले गए और हर बात को उन्होंने स्वीकार किया और माना और किया। तो उसका परिणाम आज हम सब लोगों के सामने है। अर्जुन ने हर बात पे किंतु परंतु लगाया, तो आज आप देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण के मंदिर आपको मिलेंगे हर जगह, लेकिन अर्जुन का मंदिर आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन उधर में क्योंकि वो समर्पित नहीं था, समर्पण नहीं था, उसका संदेह था उसको गुरु पर। लेकिन इधर में हनुमान जी ने जब अपने आप को समर्पित कर दिया था, कोई संदेह नाम की चीज नहीं थी, तो उसका परिणाम आज ये है कि भगवान श्री राम के किसी गांव में मंदिर मिले या न मिले, किसी गली मोहल्ले में मंदिर मिले या न मिले भगवान श्री राम का, लेकिन कोई भी गली मोहल्ला, शहर, जंगल, खेत, कुछ भी ऐसी जगह नहीं बची होगी कि जहां पर भगवान राम के अलावा हनुमान जी का मंदिर न मिले। हनुमान जी के मंदिर हर जगह मिलेंगे। तो ये अगर उन्हें सब ये फल मिला तो किस बात का मिला? समर्पण। तो सेम यहाँ पर भी अगर हम अपने सिस्टम को, अपनी अपलाइन को जब तक हम समर्पित नहीं होंगे तब तक हमें यहाँ सफलता मिल ही नहीं सकती है। समर्पण का अर्थ है संदेह खत्म कर देना। जो भी अपलाइन ने बोला वही सत्य है, वही सत्य है, वही पत्थर की लकीर है। अगर हमारी अपलाइन बोलती है आम के पेड़ से बबूल, तो हमें बबूल ही बोलना है, संदेह नहीं करना है कि ये तो आम है, ये बबूल कहलवा रहे हैं। हमें बबूल ही बोलना है। बबूल कहने से अगर हमें सफलता मिलती है, बबूल कहने से हम डायमंड बनते हैं, बबूल कहने से हमारे घर में खुशियां आती है, तो बबूल कहने में फायदा है कि आम कहने में फायदा है? अरे आम को बबूल अगर कहने से सब कुछ होता है तो बबूल बोलो। तो संदेह, समर्पण का अर्थ होता है संदेह खत्म कर देना। और अब आती है एकता की शक्ति। एकता की शक्ति के बारे में अगर बात की जाए तो इस दुनिया में जितने भी महान काम आज अब तक हुए हैं वो किसी अकेले व्यक्ति ने नहीं किए हैं। हर महान काम के लिए लोगों का सहयोग लेना पड़ा है, संगठन बनाना पड़ा है। और इसके लिए हमें भगवान श्री राम ने भी बहुत अच्छा मैसेज दिया है। इतना अच्छा मैसेज दिया है कि अगर भगवान राम चाहते तो अकेले ही लंका पे जाकर के रावण को विजय प्राप्त करके चले आते थे, लेकिन भगवान राम ने वहां पर भी एक संगठन बनाया और कोई भी बंदर भालुओं का संगठन बना करके और उन्होंने युद्ध किया। तो हमें एक मैसेज दिया है कि कोई भी महान कार्य अगर करना है तो उसके लिए आपको
यूनिट बनानी पड़ेगी, आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा, आपको संगठन बनाना पड़ेगा, तभी आप किसी महान कार्य को कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने भी जब गोवर्धन उठाया तो अकेले अकेले को नहीं रखा, वहां पर भी ग्वाल वालाओं की लाठियों का सहारा लिया और उनसे कहा कि भैया लगाओ नहीं तो मैं दब जाऊंगा। तो ये दबने का अर्थ ये नहीं कि भगवान राम उसको भगवान कृष्ण रोक नहीं पाते, रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ये मैसेज दिया है हमको कि कोई भी महान कार्य करने के लिए हमें एकता की और संगठन की, ग्रुप की आवश्यकता होती है। ठीक, नेक्स्ट गुरु जी, माँ गुरु जी, जय हो माँ गुरु जी। अब आता है सक्सेस पाथ, सफलता का रास्ता, सफलता का मार्ग, PATH, ये हमारा पाथ मीन्स रास्ता, मार्ग। सबसे पहले आता है पेशेंस, यानी धैर्य। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य होता है वही बड़ा काम कर पाता है और वही दुनिया का सबसे बड़ा सुख का आनंद ले पाता है। पेशेंस सीखा जाए, पेशेंस सीखने की अगर बात की जाए तो किसान से सीखो। वो जब वो फसल बो के आता है, बीज बो के आता है, तो उसके लिए भी उसको 4 महीने का इंतजार करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति और सीखना है तो आम का जो बाग होता है उसके माली से सीखो, उसके मालिक से सीखो कि वो अगर आम लगाता है तो 3 से 4 साल 5 साल उसे पेशेंस रखना पड़ता है, जब जाकर के उसके फल उसको खाने के लिए मिलते हैं। क्योंकि बाग एक ऐसी चीज है कि एक बार अगर लग गया तो बार बार उसे लगाने की जरूरत नहीं है, तो वो एक बड़ा काम हो गया, एक महान काम हो गया, बड़ी फसल हो गई, उसके लिए पेशेंस की जरूरत होती है। एक माँ अगर बच्चे का सुख लेना चाहती है, सुख प्राप्त करना चाहती है, तो उसको भी 9 महीने का पेशेंस रखना पड़ता है। अगर कोई माता पिता अपने बच्चों को जवान देखना चाहते हैं और उन्हें बड़ा होते हुए देखना चाहते हैं, तो उनको भी 18 से 20 साल का पेशेंस रखना पड़ता है, जब उनके बच्चे जाकर के युवा होते हैं, जवान होते हैं। पेशेंस एक बहुत अच्छा बताया हमारे माँ गुरु जी ने कि पेशेंस रखना है बिल्डर की तरह। इस बिजनेस में बिल्डर की तरह, एक बिल्डर होता है और वो किसी जमीन को जाकर के खरीदता है, फिर उसकी बाउंड्री वॉल कराता है तो पैसा देता है, जमीन खरीदता है तो पैसा देता है, क्योंकि हमारी बिजनेस में धैर्य रखने के साथ साथ खर्चा भी होता है, तो खर्चा भी करना पड़ेगा, तो यहाँ बिल्डर वाली सोच लेके चलना पड़ेगा। और बाउंड्री वॉल कराता है तो पैसा देता है, जमीन खरीदता है तो पैसा देता है, उसमें लेबर काम कर रही होती है तो पैसा देता है। अब पेशेंस का अंतर होता है, उनके यहाँ पर जो मजदूर कोई काम कर रहा होता है तो उसे 1 दिन का पेशेंस होता है, शाम को पैसा चाहिए। लेकिन कोई एक सुपरवाइजर काम कर रहा होता है तो उसे 15 दिन का पेशेंस होता है, उसे 15 दिन बाद वेतन चाहिए। एक ठेकेदार होता है, उसे 1 महीने का पेशेंस होता है। तो जैसा उनका पेशेंस है वैसी उनके पास इनकम होती है। लेकिन जब बिल्डर का पेशेंस 4 से 5 साल का होता है, खर्चा करते हुए, पूरा पेशेंस नहीं, खर्चा करते हुए, काम करते हुए। लेकिन जब 5 साल के बाद जब उसकी बिल्डिंगें बन के तैयार हो जाती है और जब बिकना शुरू होता है, तो पैसा भी सबसे ज्यादा बिल्डर के पास ही आता है। तो इस बिजनेस में भी माँ गुरु जी ने बताया कि हमें सोच बिल्डर वाली रखनी होगी। बात करो एटीट्यूड की, नजरिया हमेशा हमें पॉजिटिव रखना, कभी भी भूल से भी कोई भी नेगेटिव विचार दिल में नहीं लाना है और न ही किसी से नेगेटिव बात करनी है। नजरिया की बात करें तो बहुत अच्छी बात हमारे माँ गुरुओं ने सिस्टम में बताई है। नजरिया कैसा होना चाहिए, नजरिया के लिए 2 उदाहरण पे हम बात करेंगे। भगवान श्री राम और हनुमान जी का नजरिया। एक बार भगवान राम के मन में आया कि जब वो सेतु पुल बनाया जा रहा था समुद्र में पत्थरों के द्वारा, तो उनका पत्थर पे उनका नाम लिख करके पत्थरों को डाला जा रहा था। भगवान राम के मन में ये विचार आया कि जब मेरे नाम से ये पत्थर तैर सकते हैं, अगर इसी पत्थर को मैं अपने हाथ से रखूंगा तो बहुत आसान हो जाएगा, ऐसा सोच करके। और भगवान राम ने, लेकिन उन्होंने ये भी समझ लिया था कि मैं ऐसे टाइम पे डालूंगा कोई देखने नहीं, बाय द वे अगर पत्थर डूब गया तो सही नहीं रहेगा, लोग कहेंगे तुम कैसे भगवान हो। तो ऐसा सोच करके सुबह के टाइम में, और जब देखा था कि कोई भी नहीं जगा हुआ है, तो उसी वक्त वो समुद्र के किनारे गए और उन्होंने पत्थर उठाया और वो पत्थर जब समुद्र में डाला तो वो पत्थर डूब गया। जब पत्थर डूब गया भगवान राम को बड़ा आश्चर्य हुआ और इधर उधर देखने लगे, कोई किसी ने देख तो नहीं लिया। लेकिन पता चला कि पीछे से हनुमान जी ही छिप करके देख रहे थे। और हनुमान जी को जैसे ही उन्होंने देखा तो भगवान राम सहम गए और बोले कि हनुमान जी आपने कुछ देखा तो नहीं। तो हनुमान जी ने बोला प्रभु मैंने सब कुछ देख लिया, मैंने देख भी लिया है और जाकर के लोगों को बताऊंगा भी। भगवान राम बोले
अरे भाई देख लिया वो ठीक है, लेकिन लोगों को मत जाके मत बताना। लेकिन तभी हनुमान जी ने बताया कि नहीं बताना होगा प्रभु, क्योंकि उन्होंने कहा पत्थर कैसे डूबा, पहले तो मुझे ये बताओ। तो उन्होंने कहा कि भगवान पत्थर तो डूबना ही था। अरे जिसके हाथों से जो वस्तु छूट जाएगी वो भला कैसे तैर सकती है। आप दुनिया के रचयिता हो, भगवान हो, आपके यहाँ से वो पत्थर छूट गया तो डूबेगा कैसे नहीं। ऐसे ही हमारे सिस्टम से, हमारे सिस्टम के हाथों से जो व्यक्ति छूट जाएगा, जो अपने आप को सिस्टम से दूर कर लेगा, कभी भी वो डायमंड बन नहीं सकता। अगर वो सिस्टम से जुड़ा रहेगा, सिस्टम में बना रहेगा, सिस्टम की बात मानेगा, अपलाइन से जुड़ा रहेगा, अपलाइन की बात मानेगा, निश्चित है कि एक दिन वो डायमंड बनेगा ही बनेगा। तो नजरिया होना चाहिए हनुमान जी जैसा। चाहते तो ये भी कह सकते थे कि अरे यार ये कैसे भगवान है, इनके हाथ का तो पत्थर ही डूब गया। लेकिन नजरिया वहां कैसा दिखाया कि भगवान आपके हाथ से छूटा हुआ कैसे बताओ तैर सकता है। आपके हाथ से छूटने पे तो निश्चित ही उसका पतन है। बाटा कंपनी के बारे में बताया गया है। एक व्यक्ति जब भेजा गया और बाटा कंपनी मैनेजर को भेजा, वहां सर्वे किया तो पता चला, वहां ब्रिगा में जाकर के देखा तो वहां कोई चप्पल जूते नहीं पहनता था। तो उसे लगा कि यहाँ तो कोई काम चलेगा ही नहीं। वापस आया, बोला वहां तो कोई स्कोप नहीं है बिजनेस करने का, वहां तो कोई जानता ही नहीं चप्पल जूते के बारे में। लेकिन जब दूसरे मैनेजर को वहां भेजा गया तो उसने जाकर के जब वहां देखा तो सारे लोग नंगे पैर घूम रहे हैं, तो बड़ा खुश हुआ। और उसने बोला कि बिल्कुल जितनी गाड़ी आप माल बेच सकते हो बेच दो, यहाँ तो बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, यहाँ तो फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। सिर्फ बात इतनी सी है कि लोगों को उसको चप्पल जूते पहना करके उसका फायदा बताना होगा। तो ये नजरिए पे तो डिपेंड करता है। एक वहां से नेगेटिव रिपोर्ट लगा रहा है, एक पॉजिटिव लगा रहा है, तो ये नजरिए पे डिपेंड करता है। ऐसे ही यहाँ पर हमें पॉजिटिव नजरिया रखना है। अगली बात आती है टीचबिलिटी, सीखने सिखाने की जिज्ञासा। खाली बोरी कभी खड़ी नहीं होती है। हमारे गुरुजी ने बताया कि इस बिजनेस को आपको सीखना पड़ेगा। आप अपने फील्ड में कितने धुरंधर रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तक आपने जो भी सेक्टर में काम किया आप उसके मास्टर बन ही ले, लेकिन इस बिजनेस के लिए तो आप नर्सरी के बच्चा हो, और बच्चा बन के ये बिजनेस आपको सीखना पड़ेगा, मुझे बताया गुरुजी ने। तो जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप अपनी टीम को सिखाएंगे नहीं, और जब तक आप अपनी टीम को नहीं सिखाएंगे तब तक आपका काम आगे के लिए बढ़ेगा नहीं। तो सीखने सिखाने की अगर बात की जाए तो ये बहुत महत्व रखती है। खाली बोरी, खाली बोरी का अर्थ होता है कि हमको बिजनेस की जब नॉलेज नहीं है और लोगों के पास हम जा रहे होते हैं तो लोग हमें उल्टा समझा करके भेज देते हैं, क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमने सीखा नहीं है। और अगर लोग जुड़ भी जाते हैं तो लोग फिर काम नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने खुद ने नहीं सीखा तो उनको नहीं सिखाया, इसलिए हमारा काम रुक जाता है। तो बिना सीखे कोई भी सफलता मिल नहीं सकती है। बात आती है ईमानदारी की। ईमानदारी बोले तो केवल पैसे की बात नहीं है कि पैसे से ईमानदारी होती हो। पैसे से तो ईमानदारी एक बार को व्यक्ति कर भी सकता है, लेकिन अगर ईमानदारी करनी है तो वो अपने आप से करनी है, अपने काम से करनी है, अपने सिस्टम से करनी है, अपनी अपलायंस से करनी है। ये नहीं है अगर आपने एक प्लान दिखाया है, मेरा ये सिद्धांत रहा है अब तक का कि अगर एक प्लान मैंने दिखाया है तो मेरी रिपोर्ट एक प्लान की जाएगी, दो प्लान की नहीं हो सकती है, क्योंकि ये ईमानदारी मुझे अपने आप से बरतनी है। अगर अपलायन को हमने एक प्लान दिखाया है लेकिन 5 प्लान की रिपोर्ट डाली है तो हमने अपलायन से झूठ नहीं बोला है, सिस्टम से झूठ नहीं बोला, हमने अपने आप से झूठ बोला है। तो ईमानदारी अगर बरतनी है तो अपने आप से। इसके ऊपर बहुत अच्छी एक कहानी बताई गई है कि जब लकड़हारे की कहानी आप लोगों ने सबने सुनी होगी। जब लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जा रहा था और एक तालाब के किनारे पेड़ काट रहा था और काटते उसकी कुल्हाड़ी उसमें गिर जाती है और डूब जाती है, तो जल देवता प्रकट होते हैं। वो रो रहा था तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या बात है, तो उसने बताया। तो जल देवता जब डुबकी लगाते हैं और पहली कुल्हाड़ी चांदी की लेकर के आते हैं तो जल देव उसने बोला कि ये महाराज मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर दूसरी लगाते हैं तो सोने की लाते हैं, फिर भी बोला महाराज ये कुल्हाड़ी नहीं है। लेकिन जब तीसरी डुबकी लगाई तो फिर वो कुल्हाड़ी उसी की लेकर के आए तो महाराज यही है। लेकिन वो जल देवता ने खुश होकर की उसकी ईमानदारी पे तीन कुल्हाड़ी पकड़ा दी। ये बात थी सतयुग की। लेकिन जब त्रेता वो कलयुग आया तो कलयुग में एक दिन वो अपनी पत्नी को लेकर के जा रहा था और एक नदी का किनारा आया तो वो जल देवता ने सोचा क्यों ना अब इसकी परीक्षा ले ली जाए, ये तो वही लकड़हारा है, और अपनी माया से और उसकी पत्नी को उसमें जल में डुबो दिया और वो रोने लगा। जब पूछा कारण तो उसने बताया कि मेरी पत्नी डूब गई। तो वही जल देवता डुबकी लगाई और कैटरीना कैफ को निकाल करके लाए और तुरंत उसने बोला
कि हाँ महाराज यही मेरी पत्नी है। तो बड़ा हंसे और बोले कि अरे यार तू तो बदल गया। तो उसने फिर जवाब दिया कि महाराज समय के अनुसार बदल गया मैं, क्योंकि जब आपने कुल्हाड़ी वाली बात आपने रखी तो तीनों कुल्हाड़ी आप निकाल के लाए और मैंने लास्ट वाली ईमानदारी वाली बात दिखाई तो आपने मेरी ईमानदारी से खुश होकर के तीनों कुल्हाड़ी दे दी। तो वो तो बात कुल्हाड़ी की थी, वो तो सही था मेरे लिए, लेकिन आज के समय में अगर मैं कैटरीना कैफ को मना करता तो आप दूसरी ऐश्वर्या राय लाते, फिर उसको भी मना करता तो मेरी वाली को लाते। और महाराज आप मेरी ईमानदारी पर खुश होकर के मुझे ऐसा लगा कि आप तीनों पत्नी मुझे तीनों महिलाएं आप मुझे ही दे देते। और महाराज एक एक का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है, भला तीनों का मैं कैसे झेल पाता। तो इसलिए महाराज मैंने आपसे पहली बार में ही बोल दिया। तो ईमानदार तो हर समय रहना है, चाहे सतयुग हो चाहे कलयुग हो। तो इस बिजनेस में भी हमें ईमानदार हर समय रहना है, पैसे को लेकर के, काम को लेकर के। बात आती है 100% सक्सेस कैसे मिले। बहुत अच्छा बताया है। 90% एक्साइटमेंट, जोश, उत्साह, इसके बिना कुछ भी नहीं है। जब एक शरीर में जोश नहीं होता है, उत्साह नहीं होता है, सांस नहीं ले रहा होता, हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है, उस शरीर को मृतक घोषित कर दिया जाता है और उसको बहुत जल्दी घर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब आप बताइए, जिस बॉडी में जोश नहीं रहता है और जोश न रहने के कारण उस व्यक्ति को मृतक घोषित कर दिया जाता है, ऐसे ही हम यहाँ इस बिजनेस में आए हैं और अगर हमारे अंदर बिजनेस को लेकर के उत्साह नहीं है, जोश नहीं है, तो हम जिंदे होकर के भी मरे हुए के समान हैं। हम सामने वाले के पास में बैठे हैं और उससे मरी मरी अगर आवाज में हम बात कर रहे हैं, अपलाइन से कभी भी बात कर रहे हैं तो ऐसी बात कर रहे हैं कि अपलाइन को भी डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपलाइन भी बोझ समझ रहा है, बोझ समझ रहे हैं, अरे यार इस मुर्दे से क्या बात करनी चाहिए। तो हमेशा एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है। बात आती है 8% टेक्निक। टेक्निक कई प्रकार से होती है। हमारी जो इसमें टेक्नोलॉजी है, हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, प्लस हमें किस व्यक्ति से कैसे बात करनी है, ये तकनीक भी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ये टेक्निक की बात आती है। अब बात आती है 2% फाइन ट्यूनिंग की। ये बहुत महत्व रखती है। फाइन ट्यूनिंग अपलाइन से भी होनी चाहिए और डाउनलाइन से भी होनी चाहिए। फाइन ट्यूनिंग अगर सही है तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा, अगर फाइन ट्यूनिंग खराब हुई तो सब कुछ खराब हो जाएगा। जैसे बताया जाता है कि आप भले ही 1 करोड़ की गाड़ी लेकर के आए हैं, उसमें आपने 2000 की पेट्रोल भी डलवा रखी है, लेकिन 10 रुपए की हवा नहीं है किसी एक टायर में, तो क्या गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। तो 10 रुपए की हवा जो है वो पूरी गाड़ी के लिए फाइन ट्यूनिंग का काम करती है। तो यहाँ पर भी जब तक फाइन ट्यूनिंग अपलाइन और डाउनलाइन और सिस्टम से नहीं होगी तब तक हम इसमें बड़ा काम कर ही नहीं सकते। जय उमा गुरु जी। 8 स्टेप इस बिजनेस के मुझे बताया माँ गुरु जी ने, पिलर हैं पिलर। जब तक पिलर मजबूत नहीं होंगे तब तक कोई भी इमारत खड़ी नहीं की जा सकती, और जब पिलर मजबूत होंगे तो कितनी भी मंजिल की इमारत बना सकते हैं। तो हमारी बिजनेस में ये पिलर हैं 8। सबसे पहला आता है ड्रीम। ड्रीम के बारे में बात की जाए तो ड्रीम क्या है? ड्रीम बोला जाए तो हमें ड्रीम ऐसे काम करते हैं जैसे कि कोई एक आर्मी में एक कमांडेंट होता है, वो अपनी फौज को जगाता है। घर में माता पिता होते हैं, बच्चा एग्जाम देने के लिए जा रहा है तो टाइम से वो जगते हैं। किसान को फसल काटने का समय आ गया है तो किसान की जो पकी हुई फसल है और वो उसको जगा देती है। ठीक इसी प्रकार से ये ड्रीम है हमारे, क्योंकि इसमें कोई बॉस तो होता नहीं है, ना बॉस है ना लॉस है, तो हमें कोई जगाने वाला नहीं है, हमसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो हमारा ड्रीम ही एक ऐसा है, लक्ष्य ही ऐसा है जो इस ड्रीम की वजह से हम चिंता से काम कर सकते हैं, चिंता से फील्ड में जा सकते हैं, चिंता से अपलाइन से बात कर सकते हैं। तो ड्रीम होना बहुत जरूरी है। मुझे जब ड्रीम के बारे में बताया तो ड्रीम मैंने बनाना शुरू किया, और जो मैंने ड्रीम बनाए और ड्रीम के हिसाब से जब मुझे अपलाइन ने बताया कि ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक मापने वाली बात भी हो जाती है कि ड्रीम क्या है तुम्हारा, उसके हिसाब से काम भी करना है। तो गोल जो है हमारा ड्रीम जो गोल में कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर हमें
अपना बिजनेस करने में आसान हो जाता है। अब ड्रीम भी कई प्रकार से बनाने होते हैं। अब ऐसा भी ड्रीम नहीं, पहली बार पूछा, हम अभी आए हैं और बोला बताओ आपकी ड्रीम क्या क्या है। बोले साहब मेरे ड्रीम है 10 करोड़ की तो गाड़ी लेनी है और मुझे 5 करोड़ का बंगला बनाना है। तो 5 करोड़ का बंगला 10 करोड़ की गाड़ी कभी नहीं आ जाएगी। सबसे पहले जीरो से ही शुरुआत होती है। पहले बच्चा ही पैदा होता है, बूढ़ा तो बाद में होता है। तो यहाँ पर भी पहले ड्रीम के बारे में ये बताया गया है कि ड्रीम भी 3 प्रकार से हमें बनाना है। सबसे पहले हमें बनाना है ट्रेमिनल, यानी 1 से 3 महीने का जो स्मॉल बोला जाता है इसको। और इसमें 1 से 3 महीने के बीच में हम कोई छोटा सा अपना गोल बनाएं और उसको हासिल करें, उसके हिसाब से काम करें। फिर इसके बाद में 3 से 6 महीने और 6 महीने से 1 साल का और 1 साल से 5 साल का। तो जैसे जैसे हमारे गोल होंगे, जैसे जैसे हमारे ड्रीम होंगे, उसके हिसाब से। और ऐसा बताया जाता है कि जिस व्यक्ति के गोल नहीं होते उसकी पूरी जिंदगी गोल बन जाती है। तो इसलिए, और अगर खुद के ड्रीम नहीं होते हैं तो हम दूसरों के ड्रीम के लिए मेहनत कर रहे होते हैं पूरी जीवन। तो अपना ड्रीम होना बहुत जरूरी है। और जिसके ड्रीम नहीं होते वही न उस व्यक्ति के पास पेशेंस रहता है, न वो व्यक्ति सीखने का काम करता है, न वो व्यक्ति काम के प्रति ईमानदार रहता है। जब तक ड्रीम नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ड्रीम का होना बहुत जरूरी है और जितना बड़ा ड्रीम होगा उतनी बड़ी सफलता मिलेगी, ऐसा बताया गया है। माँ गुरु जी आगे करें। हाँ, शॉर्ट ड्रीम यानी शॉर्ट ड्रीम होना चाहिए पहले, फिर मिड और फिर लॉन्ग। यानी पहले छोटा 3 से 6 महीने का, फिर 1 से 2 साल का और फिर 3 साल से 5 साल का। तो पहले छोटा छोटा बनाए। छोटे में जैसे मोबाइल है, तमाम ऐसी बातें आ जाती हैं, लैपटॉप है। अब जैसे मुझे ड्रीम लिखाए गए तो मैंने कई ड्रीम पूरे कर चुके हैं। अब मेरा अगला अभी ड्रीम लिखा हुआ है। मेरा अगला ड्रीम है लैपटॉप लेना। लिखा हुआ है, कहने की बात नहीं, लिखा हुआ है तो उसके अनुसार काम होगा और लैपटॉप भी आ जाएगा। धीरे 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 ये ड्रीम लिखते जाने और उन्हें अचीव करने। लेकिन ड्रीम पूरे होंगे कैसे, बात ये आती है। ड्रीम तो हमने लिख लिए बहुत बड़े बड़े, लेकिन बड़े बड़े ड्रीम को पूरा करने के लिए ऐसे मान के चलिए बहुत बड़ी फैक्ट्री हमने खड़ी कर दी है, उसमें मशीनें भी करोड़ों की लाखी लगा दी हैं और हमने लोगों को भी अपने यहाँ पर रख लिया है, 1500 लोगों को भी हमने रख लिया। लेकिन मान के चलिए जूते की फैक्ट्री हमने डाली है और सब कुछ तैयार हो गया है, लेकिन लेदर नहीं है, कच्चा माल नहीं है। तो क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक लेदर नहीं होगा, कच्चा माल नहीं होगा, तो वो 1500 आदमी क्या करेंगे? वो तो बैठे ही रहेंगे। फैक्ट्री क्या करेगी? खड़ी रहेगी, मशीनें खड़ी रहेंगी, कुछ भी नहीं हो सकता। तो ऐसे ही यहाँ पर भी अगर हमने ड्रीम बना लिया है, सब कुछ सही कर लिया है, तो ड्रीम पूरा करने के लिए हमारे पास में कच्चे माल का जो काम करती है वो होती है लिस्ट। लिस्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। और लिस्ट ही एक ऐसी चीज है इस दुनिया में कि जिस जिस व्यक्ति ने लिस्ट बनाई है उस व्यक्ति ने ही बड़ा पैसा कमाया है। हम भी किसी न किसी की लिस्ट में ही आते हैं। लाइफबॉय साबुन वाले ने कितनी बड़ी लिस्ट बना दी आज, न जाने कितने लोग लाइफबॉय साबुन यूज करते हैं तो वो सब उसकी लिस्ट में आते हैं। पार्ले वाले ने कितनी बड़ी लिस्ट बना दी है, न जाने कितने लोग पार्ले को खाते हैं तो वो सब उसकी लिस्ट में आते हैं। ऐसे, लेकिन हम अपने आप से, मेरे गुरुजी ने पूछा कि आपकी लिस्ट में कोई आता है? मैंने कहा मेरी लिस्ट में तो कोई नहीं आता है। तो बोले अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको भी अपनी लिस्ट बनानी होगी और अपनी लिस्ट में लोगों को लाना होगा। तो लिस्ट का बहुत बड़ा महत्व बताया है। सबसे पहली लिस्ट हमारी आती है जो हमारी हॉट लिस्ट होती है, प्राइमरी लिस्ट जिसको बोला जाता है। हॉट लिस्ट में वो लोग आते हैं जो हमारे बहुत ही करीबी लोग होते हैं। उसमें रिश्तेदार भी हो सकते हैं, हमारे यार दोस्त भी, मित्र भी हो सकते हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी हो सकते हैं। तो जो हमारी बात को महत्व देते हैं, हम उनकी बात को महत्व देते हैं, ऐसे लोग हॉट लिस्ट में आते हैं। और हॉट लिस्ट वाले लोग जो हैं, काम करेंगे या नहीं करेंगे ये तो बात की बात है, लेकिन ये हमारे बड़े बड़े चेक बनवा देते हैं और उन चेकों की बदौलत हम जब वो फील्ड में जाते हैं तो हमें एक मजबूती मिलती है तो हमारा काम अच्छे से बिल्ड होता है। दूसरे नंबर पे आती है हमारी वार्म लिस्ट जिसको बोलते हैं, जो हमारे जान पहचान के लोग होते हैं, हमारे परिचित लोग होते हैं। तो हॉट लिस्ट के बाद में हमें उन्हें प्लान दिखाना है, उनको अपनी लिस्ट में लेके आना है। और उनके बाद में आती है कोल्ड लिस्ट।
कोल्ड लिस्ट वो बोला जाता है कि हमारे जो नए लोग परिचित होते हैं, नए लोगों से परिचय होता है और उन लोगों को फिर हम अपनी लिस्ट में लाते हैं और उन्हें प्लान दिखाते हैं। तो ये 3 प्रकार की लिस्ट को अगर हम यूज करेंगे, और लिस्ट एक वो चीज है कि मुझे बताया गुरुजी ने कि जिसकी लिस्ट खत्म उसका बिजनेस खत्म। जिस दिन जिसकी लिस्ट खत्म हो जाएगी उसी दिन इसका बिजनेस खत्म हो जाएगा, लेवल कोई सा भी हो। इसलिए बिजनेस, हमें अपनी बिजनेस को अगर जिंदा रखना है तो अपनी लिस्ट को हमेशा बढ़ाते रहना है। चाहे दिन में एक आदमी की लिस्ट बने, लेकिन हर दिन एक नए व्यक्ति हमारी लिस्ट में आना ही चाहिए, लिस्ट बढ़नी ही चाहिए, लिस्ट कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। ये लिस्ट का महत्व बताया माँ गुरु जी ने। अब इसके बारे में इसके लिए में भी बता दिया है कि 1 नंबर से 2 नंबर वाले लोग हैं, इनके पास हम जाते हैं तो उसी प्रकार से प्रणाम आते हैं। 3 से 4 नंबर वाले लोग होते हैं, तो नीचे लिखा हुआ है, मुझे थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा तो आप समझ लेंगे। जो पहले दूसरे नंबर के जो लोग जो होते हैं, ये ऐसे मान के चलिए हम हमारा डाउन कैटेगरी के लोग होते हैं, जिनके पास पैसे की भी कमी होती है और भी बातें होती हैं। तो ऐसे हमें स्केल के हिसाब से लोगों के पास में जाना चाहिए। अब बात आती है नेक्स्ट गुरु जी, जी कपल की बात आती है। तो C4 होता है कपल। हमें हमेशा बिजनेस को कपल में दिखाना चाहिए, ऐसा मागुरु जी ने बताया, सिस्टम ने बताया। क्योंकि होता यह है कि हमने किसी सिंगल पर्सन को दिखा दिया। अब कपल में किसी के माता पिता हो सकते हैं, कपल में भाई बहन भी हो सकते हैं, कपल में पति पत्नी भी हो सकते हैं। अब वो मान के चलिए कि हमने किसी एक व्यक्ति को हमने दिखाया और उनकी मैडम नहीं है साथ में, तो अब वो बोलेंगे सर मैडम से पूछ के बताऊंगा कौन सा पैकेज लेना है। अब वो ये तो कहेंगे नहीं कि मैं मैडम पैसा देंगी, हो सकता है मैडम के पास में पैसा रहता हो, लेकिन पैसे का वो तो बात बोलेंगे नहीं, लेकिन वो सामान का बहाना ले लेंगे, सर वो सामान तो मैडम ही बताएंगी। लेकिन अब मैडम को अकेली को दिखा दिया तो वो फिर पैसे को लेकर के हस्बैंड के लिए बोल देंगे कि पैसा तो वो ही देंगे, तो वो बताएंगे, वो अगर कहेंगे तो मैं कर लूंगी। तो ऐसे करके क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारी ऊर्जा जो लगी है वो बेकार चली जाती है, हमने जो नॉलेज वहां दी वो हमारी बेकार गई और हमारा वो प्रोस्पेक्ट बेकार ही हो जाता है, हमारी लिस्ट खराब हो जाती है। तो इसलिए हमें कपल में ही हमेशा जो है प्लान दिखाना चाहिए। बात आती है इनविटेशन की। अब हमने ड्रीम भी बना लिया और ड्रीम में भी फिर लिस्ट भी बना ली, और लिस्ट बनाने के बाद में अब लिस्ट बनाई है तो उसका उपयोग भी तो करना है, इनविटेशन करना है, बिजनेस के लिए इनविटेशन करना। अब इनविटेशन हमारे जैसे वेन्यू होते हैं, वेन्यू के लिए इनविटेशन करना है, तो हमें बहुत अच्छी तरीके से यहाँ बता दिया गया है कि क्लियर द नाइट, यानी एक दिन पहले ही हमको लोगों को इनवाइट करना है और बता देना है और क्लियर कर लेना है कि कल आपको इतने समय आना है। और हमेशा इनविटेशन टूल्स होने चाहिए हमारे पास में, और कभी भी हम किसी को इनवाइट करने के लिए जा रहे हैं तो बहुत बहुत ज्यादा वहां समय लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत शॉर्ट में ही इनवाइट करना है, वहां ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। सो द प्लान, अब इनवाइट भी कर दिया, अब बात आती है प्लान की। अब प्लान भी हमें दिखाना है, तो प्लान दिखाने के लिए भी यहाँ नेम बताए हैं प्लान कैसे दिखाना है। सबसे पहले ड्रेस कोड होना चाहिए, क्योंकि हम अपनी शेप शॉप के शोरूम को लेकर के तो साथ में जा नहीं रहे, हमारे पास तो कोई ऐसा कुछ है नहीं है, हम ही खुद हैं। तो सामने वाले के लिए हम ही शोरूम है, हम ही कंपनी है, हम ही सब कुछ है। तो हमें अपने आप को ड्रेस कोड में रखना होगा। ड्रेस कोड का बड़ा महत्व है। ड्रेस कोड का इतना बड़ा महत्व है कि मान के चलिए हम सोचते हैं ड्रेस से क्या होना है, तो ड्रेस का महत्व देखना है तो आर्मी में चले जाओ, ड्रेस का महत्व देखना है तो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं उनको देखो। अगर कोई साधारण कपड़े पहन करके किसी चौराहे पे खड़ा हो जाए और वो लोगों को हाथ दे, वाहनों को, तो क्या कोई रोकेगा? नहीं रोकेगा। लेकिन उसी जगह पर कोई वर्दी पहन के ट्रैफिक पुलिस कर्मी अगर वहीं आ जाता है और वो जब हाथ दे रहा होता है तो चाहे वो कितना बड़ा अफसर जा रहा हो गाड़ी में, वो भी रुक जाएगा। तो ड्रेस कोड का ये बड़ा महत्व होता है, ये फर्क पड़ता है, प्रभाव होता है ड्रेस का। तो ड्रेस कोड मस्ट है, ड्रेस कोड हमारा अच्छा होना चाहिए। मागरू जी बताते हैं जरूरी नहीं है कि टाई हो, लेकिन आपके
कपड़े अच्छे होने चाहिए, देखने में अच्छा लगना चाहिए, सामने वाले को ये लगे कि हाँ वाकई में यार ऐसे पर्सन के साथ में मेरा भविष्य उज्जवल रहेगा और मुझे जाना चाहिए और ऐसे लोगों की मुझे संगति करनी चाहिए, मुझे बिजनेस करना चाहिए। बात आती है टाइम की। टाइम पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, समय की कदर नहीं करता, समय उसकी कदर नहीं करता है। तो समय का सम्मान करना बहुत जरूरी है। किसी व्यक्ति को अगर हमने जो भी समय दिया है, अगर हमने सुबह 6 बजे के लिए बोला है तो 6 बजे जाना है। आप चाहे कितने भी बजे जगते हो, लेकिन समय 6 बजे का दिया है तो 6 बजे जाना पड़ेगा। वेन्यू में हमेशा हमारा अगर 9 बजे का वेन्यू है तो हमें वहां पर 8:30 बजे यानी आधा घंटे पहले हमें जाना होगा और वहां जाकर के हमें अपने जो हमने इन्विटेशन दिए हैं, इनवाइट किया है, उन लोगों को कॉल करना होगा। तो टाइम का हमें हमेशा ध्यान रखना है। और डिसिप्लिन की अगर बात की जाए यानी अनुशासन, जहां अनुशासन नहीं है वहां कुछ भी बढ़िया काम नहीं हो सकता। चाहे वो घर ले लो, परिवार ले लो, किसी भी विभाग को ले लो। ऐसा कहा जाता है कि अगर जिस दिन किसी भी देश की आर्मी का अनुशासन खत्म हो जाए, उसी दिन समझ लेना वो देश गुलाम हो सकता है। अनुशासन का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर किसी भी देश की हमारे भारत देश की अगर आर्मी काम कर रही है तो वहां कहीं ना कहीं अनुशासन में रह के काम कर रही है, तभी हम सुरक्षित हैं। अगर किसी परिवार में अनुशासन है, वही परिवार आदर्श परिवार है, वही खुशहाल परिवार है। जिस परिवार में अनुशासन नहीं है वो परिवार कभी खुशहाल नहीं न है, न होने वाला कभी। ऐसे ही इस बिजनेस में भी जब तक हम अनुशासन में नहीं रहेंगे तब तक हम किसी को अनुशासन बता नहीं पाएंगे, सिखा नहीं पाएंगे। और जब तक हम अनुशासन न खुद करेंगे न सिखाएंगे, तो जब अनुशासन ही नहीं होगा तो फिर तो कोई काम अच्छा हो ही नहीं सकता है। टेस्ट मनी की बात की जाए तो टेस्ट मनी भी हमें, टेस्ट मनी के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। क्या है काम, क्या है नाम, क्या करते हैं काम, कितना कमाया है दाम, इतनी ही बात हमें बतानी है और ईमानदारी के साथ बतानी, कभी चढ़ा बढ़ा के नहीं बतानी है। क्योंकि जो ऐसा कहा जाता है कागज के घोड़े कभी दौड़ नहीं सकते, घोड़े तो घोड़े ही होते हैं, घोड़े ही दौड़ पाएंगे। तो इसलिए हम किसी टेस्ट मनी जब भी दें तो ईमानदारी के साथ दें, क्योंकि हमारी बात आज पता नहीं चलेगी तो कल पता चल जाएगी, इसलिए ईमानदारी के साथ टेस्ट मनी देनी है। प्रोडक्ट के बारे में अगर बात की जाए, प्रोडक्ट डेमो की बात की जाए, तो मैं प्रोडक्ट पे बोलना चाहूंगा माँ गुरु जी कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं मैंने खुद अपने घर में यूज कराए हैं और मैं अभी भी करता हूं। और टीम में, मेरी टीम में ऐसे ऐसे लीडर हैं, उन्होंने प्रोडक्ट पे इतना बड़ा भरोसा किया कि जो कि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े हैं। और आगे भी अब इसी जून महीने में महागुरु जी प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो आप देख लेना कि सबसे ज्यादा अगर प्रोडक्ट जाएंगे तो वो मेरी टीम से जाएंगे, हमारी टीम से जाएंगे। सबसे ज्यादा प्रोडक्ट रिटेल के जाएंगे तो हमारी टीम से जाएंगे। ये मेरा कमिटमेंट है, वादा है अपने आप से। और मैंने कई जगह वीडियो भी बनाई है प्रोडक्ट के बारे में, जैसे नोनी के बारे में, देसी में समझे नोनी का फायदा, वो आप लोग वीडियो सुनते होंगे, वो वीडियो हमने बनाई थी जाकर के। टूथपेस्ट के बारे में हमने वीडियो बनाई है, फतेहपुर सीकरी में जाकर के मैंने वीडियो बनाई थी, तो उनकी वीडियो कई जगह हमने भेजा और उसका लाभ भी मिला है। तो इस प्रकार से हमारे जो प्रोडक्ट हैं मैंने खुद यूज किए हैं, घर में यूज किए हैं और आज भी करता हूं। पेस्ट की अगर बात की जाए तो ऐसा कोई महीना नहीं होता था कि जब मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता था। मुझे पारिया की दिक्कत थी, मुझे इतनी बड़ी दिक्कत थी कि मैं कभी एक हफ्ता सही से खाना नहीं खा पाता था। कभी मसूड़ा फूल गया तो कभी दर्द शुरू हो गया, तो कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, मुझे जाना ही पड़ता था डॉक्टर के पास। लेकिन अच्छा, इसके लिए संसाधन उन्होंने लिखा, उसको मैंने यूज किया। फिर पतंजलि बताया बाबा रामदेव का, मैंने उसको भी यूज किया, लेकिन किसी से मुझे आराम नहीं मिला, कंडीशन वही रहती थी। जब से अपनी शेप शॉप का पेस्ट आया है मुझे पता चला और मैंने उसको करना शुरू किया, तब से आज तक का ये रिकॉर्ड है कि न तो मैं किसी डॉक्टर के पास गया, न मैंने आज तक कोई टैबलेट ली, क्योंकि मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मेरा पारिया भी खत्म हो गया और मेरा आज तक न कोई बसूड़ा फूला, न कभी दर्द हुआ दांतों में। लेकिन एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि हमारे पेस्ट को आप पेस्ट न समझें, ये एक आयुर्वेदिक दवा है हमारे लिए, और इसको दवा की तरह से ही प्रयोग करें। पेस्ट को करें, 10-5 मिनट कुल्ला न करें। अगर जल्दी फायदा लेना है और कोई ज्यादा परेशान है दांतों के रोग से तो हमारे पेस्ट को करें। शाम को करें तो और अच्छी बात है, दोनों टाइम कर लें तो ज्यादा अच्छी बात है। अगर एक टाइम भी करते हैं
तो पेस्ट करके 10 से 15 मिनट छोड़ दें। आप तुरंत कुल्ला ना करें और 10-15 मिनट बाद आप कुल्ला करें, क्योंकि क्या होता है कि जब हमने किसी भी दवाई को कहीं पर भी लगाया है, कभी कभी जैसे फोड़ा फुंसी होता है या कहीं दर्द होता है, तो वो असर क्यों करते हैं? वो असर इसलिए करते हैं कि वो दवाई वहां जब लगी रहती है तो उस दवा की जो पावर होती है वो वहां तक चली जाती है और कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। ऐसे ही हमारा जो पेस्ट है, इसको 10-15 मिनट रखेंगे तो जितने भी रोग के कीटाणु बने हुए हैं उनको सबको नष्ट कर देते हैं और बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है हमारा। तो पेस्ट उसके प्रोडक्ट के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं और मैं खुद यूज करता हूं और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोडक्ट पे हम बात करते हैं। हमारे साथ में एक और यूजर और हैं, जी मागुरु जी। उनको भी हम सुनेंगे, जी मागुरु जी। प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। जी मागुरु जी प्रीति मैडम बताइए। जय हो मागुरु जी। जय हो। मैंने अपने नॉनी प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगी यहाँ पे। तो मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम थी पहले, और कोरोना में ये बताया जा रहा था कि इम्यूनिटी पावर के लिए अपन को नॉनी यूज करनी है, तो मैंने नॉनी यूज की थी। मुझे गैस की और कब्ज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। एक बार कोरोना में ही मतलब नाइट में इतनी ज्यादा गैस की प्रॉब्लम हुई कि मुझे हॉस्पिटल तक जाना पड़ गया था और एडमिट रहना पड़ा था 2 दिन के लिए। तो वहाँ पे ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद फिर मुझे गैस और कब्ज से कोई दिक्कत नहीं, मतलब प्रॉब्लम कोई सॉर्ट आउट नहीं हुई। मैंने कंटिन्यू नॉनी लिया था, तो नॉनी लेने से क्या हुआ कि मेरी गैस की और कब्ज की प्रॉब्लम पूरी तरीके से अब खत्म हो गई है। मुझे गैस नहीं होती ना कब्ज होती है। और उसी के साथ में लेने का और मेरा क्या था, मुझे जब मैं डॉक्टर का जब मेडिकल ट्रीटमेंट लेती हूँ, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मेरा वजन बहुत स्पीड में बढ़ जाता है। जी। तो मेरा वजन बढ़ गया था मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की वजह से। उसकी वजह से क्या हुआ कि वजन बढ़ने की वजह से मेरी सांस फूलने लगी थी। अब सांस ना काम करने में काम करो तो थकान हो जाती थी, सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाते थे। उस वजह से मेरी सांस फूलने की प्रॉब्लम होती थी। रात को सोते टाइम में आवाजें आती थी मुंह से, मतलब सोते टाइम ज्यादा दिक्कत हो गई थी मुझे सांस फूलने की। और ज्यादा काम कर लो सांस फूले तो आवाज निकलती थी अलग तरीके की, अलग से ही होता लगता था। और फिर मैं कंटिन्यू 2 साल से अपना कोरोना में नॉनी लेना स्टार्ट किया अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। तो मेरे साथ में क्या हुआ कि मेरी गैस की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, उसके बाद में मेरी सांस फूलने की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। और इसी बीच में मैंने नोटिस किया कि मेरे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई थी। उसमें मैंने उसके लिए नहीं किया था, लेकिन वो मेरा प्लस पॉइंट रहा कि मेरे बालों की ग्रोथ भी हो गई। और मैंने बीच में मुझे एक मूर्ति मैम ने थोड़ा मैंने उनका वीडियो देखा था कि नॉनी लेने से वेट लूज भी होता है। जी। वो वेट तो लूज हो रहा था मेरा, लेकिन मतलब उसमें थोड़ा सा मैम ने बताया कि थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो उससे हमें नॉनी के और ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो जैसे ही मैंने थोड़ा सा वर्कआउट करना स्टार्ट किया तो नॉनी से मेरा बहुत शानदार रिजल्ट आया मुझे। और मेरा वेट अप्रोक्स 68 हो गया था। और थोड़ा सा मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया, वॉक किया और थोड़ी सी डाइटिंग करी, उससे मेरा बहुत वजन में अंतर आया है सर। जी जी, बहुत बढ़िया। 58 से मैं 54 हो गई थी सर। तो मैडम का कहना ये है कि जो लोग वजन कम करने की सोच रहे हैं तो वो ऐसा ना सोचें केवल जूस पीने से ही जो है बिल्कुल पतले हो जाएंगे। अगर जूस पीते रहें और जो है चार रोटी खा रहे हैं और 8 खाना शुरू कर दें तो नौनी कहाँ से कर पाएगी। तो ऐसा नहीं करना है। उसके लिए आपको थोड़ा सा जो है क्या है ना, जब हम किसी चीज को करने के लिए प्रतिबद्ध हैं तो उसमें नौनी तो आपको सहायक है ही है, साथ में आपका दिनचर्या का जो रूटीन है वो भी बहुत सहायक है। उसमें खान पान को लेकर के जो है ओवर ईटिंग नहीं करना है ना। खाना खाने का ये नियम होता है कि जितना खाना खाने की आपको भूख लग रही है, अगर आप एक मतलब थोड़े भूखे रहते हैं तो आपको मतलब जो है प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका फैट नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब जब स्वाद आता है ना खाना खाने में, फिर आदमी दिखता कहाँ है, फिर तो आने दो तक। तो जब रोज ये चलेगा और ऊपर से नॉनी भी पी रहा है, एक व्यक्ति हमें एक मीटिंग में मिले, वो बोले सर मैं नॉनी पी रहा हूँ लेकिन मेरा वेट बढ़ रहा है। तो सर ने बोला कि खाना कितना खाते हो? सर तो मैं खाना तो दबा के खाता हूँ जितना मुझे खाया जाता है, नॉनी तो पी रहा हूँ ना मैं। तो वो नॉनी पी रहा था सर, लगी थोड़ी सी वो नॉनी का जो वो है, नॉनी जूस है। तो जूस है तो वो हमारी जो फैट है, हमारे अंदर जो कचरा बनता है उसको मतलब उसको बर्न करता है। वो दवाई नहीं, वो जूस है। तो जूस के हिसाब से काम करेगा। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि हमें थोड़ा सा, अगर हम लोग वेट लूज करने के बारे में किसी को रिकमेंड कर रहे हैं या हम अपना खुद करना चाह रहे हैं, 2 चीजें हैं उसके लिए। थोड़ा सा 2-4 किलोमीटर पैदल चलने की आदत होनी चाहिए। थोड़ा 10-5 मिनट, ज्यादा नहीं, 10-5 मिनट में आप थोड़ा एक्सरसाइज कर लें, अपना हाथ पैर घुमा लें, थोड़ा सा पसीना निकला है हल्का सा, और खाने पीने का थोड़ा वो रखें, तो अगले 6 महीने में आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। मैंने अपना वजन आप लोगों ने देखा ही है, मेरे को तो आपने लाइव देखा था, जब मैंने टॉनी का इस्तेमाल किया था तो मैं इतना पतला हो गया था कि मुझे खुद का ही चेहरा समझ में नहीं आता था कि बीमार तो नहीं हो गया कहीं।
फिर मैं दोबारा से गेन किया है, दोबारा से जो है अपने आप को बिल्डअप किया है, दोबारा से गेन किया है वेट को। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, बहुत जोरदार तालियां मैडम के लिए, ग्रेट। और हम अगली स्लाइड पे चलते हैं मनोज शर्मा जी के साथ में। जी महागुरु जी, प्लीज। अब बात आती है, प्लान भी हमने दिखा दिया, अब फॉलोअप की बात आती है। फॉलोअप ही सब कुछ है। प्लान के बाद फॉलोअप बहुत ही हमारी बिजनेस के लिए ऐसे मान के चलिए रामबाण है। अगर इसका हम फॉलो नहीं करेंगे इस फॉलोअप का, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। खाली प्लान से ही कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसा बताया गया है कि फॉलोअप भी करें तो जैसे ही हमारा वेन्यू खत्म होता है तो राउंड द सर्किल, यानी हमें तुरंत हमें गोलाकार में बैठ करके और अपनी सीनियर अपलाइन की हेल्प लेकर के जो हमारे वो जो आए गेस्ट आए हैं उनको तुरंत ही बिजनेस को ज्वाइन कराने की बात करनी है, क्लोजिंग की बात करनी है। होता क्या है कि जैसे ही क्लोजिंग हुई, महागुरु जी ने क्लोजिंग की और नए लोग होते हैं उन्होंने तो भागने की जल्दी पड़ती है, और जैसे ही गुरु जी ने बोला गो डायमंड तो वो पहले से ही निकलना शुरू कर देते हैं। और हम लोग भी ये गलती कर जाते हैं कि दूसरे कामों में बिजी हो जाते हैं, हम उनका ध्यान ही नहीं रखते। तो ये हमें गलती नहीं करनी है, हमें तुरंत उनको बैठाना है। और जैसे कि गलती कैसे नहीं करनी है, जैसे आप देख रहे हैं सामने चीता है, ये कभी भी चूकता नहीं है, ये नजर रखता है कहां पर मेरी शिकार है, और जैसे ही इसे दिखाई देती है और जैसे ही इसे मौका मिलता है तुरंत एकदम झपट्टा मार करके और शिकार को ले लेता है। तो यहाँ पर जैसे ही क्लोजिंग हुई तो हमारा काम है कि तुरंत उनको पकड़ना है और पकड़ के और उनसे तुरंत बात करनी है, और बात करनी है तो क्लोजिंग की बात करनी है। हम कहीं ना कहीं गलती ये कर जाते हैं, और साहब बताओ कैसा लगा। अब कैसा लगे में तो वो आदमी ये भी कह सकता है कि मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन नहीं, क्लोजिंग वर्ड बोलने हमें, बताओ सर अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा। अब दो में एक बात तो बोलेगा, या तो अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा तो करो शुरू, बहुत अच्छा लगा तो करो शुरू, यानी हमें शुरू की बात करनी है। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति पैसा नहीं लेकर के आया होता है या उसे थोड़ा बहुत सोचने की जरूरत पड़ती है, तो फिर हम उसका फॉलोअप करें। घर पे जाने के लिए हम उसी समय टाइम सेट करें, उसी समय निश्चित करें। बताओ सर फिर आज शाम को आ जाए, आज शाम को आप लगा दोगे, सुबह आ जाए, दोपहर को आ जाए, यानी हमें ऑप्शन से बात करनी है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, तो बताओ सर कब आए, बताओ सर कब आए। अब सर कह रहे हैं कि साहब 1 महीने बाद आना, सर कह रहे हैं 1 साल बाद आना, तो सर के बताने से काम थोड़ी चलेगा। हमें हमेशा हमारा सिस्टम बताता है क्लोजिंग वर्ड बोलने हैं। बताओ सर सुबह आना है कि शाम को आना है, दोपहर को आना है, कब आना है, जब हम ये कल आना है कि परसों आना है, हमें ये बात करनी पड़ेगी। तब वो सामने वाला अपने आप ही ऑप्शन देगा और उसके दिए हुए समय के अनुसार हम जाएंगे, तो वो कभी भी हमें मिलने से कतराएगा नहीं, क्योंकि टाइम तो उसी ने दिया है ना। लेकिन हम ये गलती कर जाते हैं कि हम खुद ही ऐसे शब्द बोल देते हैं कि क्लोजिंग वाले शब्द नहीं होते, वो खुद ही हमें हमसे मिलने से कतराता है। हम जाते हैं तो मिलता भी नहीं, क्योंकि हमने वो बात ही नहीं की। हमने तो ऐसे पूछ लिया, हाँ सर बताओ कब मिले, तो वो नहीं मिल रहा है कभी। तो हमें खुद को जो सिस्टम बता रहा है सिस्टम के अनुसार काम करना है। और फॉलोअप की अगर बात की जाए, फॉलोअप की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छी बात बताई है महागुरु जी ने। फॉलोअप कितनी बार करना है, कितनी बार करने से कितने रिजल्ट किस तरीके से आते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, हमसे भी गलती हुई थी शुरुआत में, कि प्लान दिखा दिया, अब प्लान दिखाने के बाद में 1-2 बार और भी चले गए, और 1-2 बार गए और उन्होंने कर दिया मना। उन्होंने कहा मुझे इंटरेस्ट नहीं है, उन्होंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, उन्होंने कहा मेरे पास समय नहीं है, उन्होंने कहा मुझे ऐसा काम अच्छा नहीं लगता, बहुत सी ऐसी बातें उन्होंने बोल दी। और 1-2 बार जाने के बाद में हमने भी ये मान लिया कि हाँ ये व्यक्ति नहीं करेगा। अब मानने के भी 2 कारण हैं, इसके भी कारण हैं
कुछ ही कारण के बारे में पता चला कि पहला कारण तो ये है कि आपका स्वभाव खुद का ही ऐसा है कि आपको शर्म आती है उसके पास बार बार जाने में, या दूसरा कारण ये भी है कि आपके पास में नॉलेज नहीं है। आप 2 बातें जानते थे, 2 बार में गए, 2 बात करके आ गए। अब तीसरी बार जाने के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास शब्द होने चाहिए। जितनी बार जाओगे उतनी बार उससे सिस्टम की एक नई बात बतानी पड़ेगी, बिजनेस की एक नई जानकारी देनी पड़ेगी। अब ये जानकारी हम तब दे सकते हैं जब खुद को जानकारी होगी। तो बार बार हमें जाने से क्या लाभ मिलता है, बताया है गुरुजी ने। अच्छा, प्लान दिखाया। फॉलोअप का समय क्या होना चाहिए? 24 घंटे के अंदर अंदर फॉलोअप हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा बताया गया है, सर्वे में ये पाया गया है कि किसी भी बात को व्यक्ति जब आंखों से देखता है और कानों से सुनता है तो वो बात उसके दिमाग में 24 घंटे तक रहती है। 24 घंटे के अंदर ही अंदर, और उसी बात को फिर दोहरा दिया जाता है तो वो बात आसानी से सुनता है और समझ भी लेता है, उसकी समझ में आ जाता है। क्योंकि थोड़ा सा तो आपने पहले ही उसके माइंड में डाल दिया था और आपने थोड़ा सा और डाल दिया, तो उसके दिमाग में वही बात जब बार बार पहुंच जाती है तो हमारी बिजनेस पे जल्दी भरोसा करता है, विश्वास करता है और समझ लेता है और वो ज्वाइन कर जाता है। तो चांस 90% होते हैं, 90% ज्वाइनिंग के चांस है। अगर 48 घंटे हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे वो दिमाग से वो बात कम होना शुरू हो जाता है और वो फिर पूछता है, हाँ साहब कैसे आए? हम जाते भी हैं तो पूछता है कैसे आए, तो फिर उसको बताना पड़ता है, वो सर आप गए थे, आपने प्लान देखा था, अच्छा 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 ठीक है ठीक। तो वो इस तरीके से फिर उसको दोबारा से बताना होता है। तो कहीं तक संभावना रहती है, 50% संभावना फिर भी रहती है कि उसको हम जो है इसमें ला सकते हैं, वो आ सकता है। लेकिन 48 घंटे से भी ज्यादा हो गया तो फिर ऐसे मान के चलिए कि हमने इस बिजनेस में समय की अत, यानी समय को न समझने की अत पार कर दी है। अत, और अत जो होती है वो हमेशा हानिकारक होती है, किसी भी चीज की अत हो तो अब उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो आएगा कि नहीं आएगा। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि प्लान देने के 24 घंटे के अंदर ही अंदर उसका फॉलोअप हो जाना चाहिए, और हर फॉलोअप 48 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। किसी भी बहाने से जाओ, कैसे भी जाओ, लेकिन 48 घंटे के अंदर अंदर उसको बार बार। अब फॉलोअप कितनी बार करना है? एक बार अगर आप मिलते हैं, एक बार आप मिले हैं तो आपके चांस रहते हैं 2%, उस व्यक्ति के चांस रहते हैं 2% आने के। अगर हम 2 बार मिलते हैं तो उस व्यक्ति के चांस बन जाते हैं 3%। अगर हम 3 तो 5%, और अगर 5 बार से 6 बार से 12 बार मिलते हैं तो फिर उस 80%। और महागुरु जी विजयपाल सर बोलते हैं कि 12 बार का अर्थ है बारंबार मिलना, 12 बार ही मिलके नहीं छोड़ना है उसको, बारंबार मिलना है। कब तक मिलना है? जब तक वो व्यक्ति आपकी बिजनेस में ज्वाइन न कर जाए तब तक मिलना है। मैं खुद बता रहा हूं, मेरा ऐसा रिकॉर्ड रहा है, अगर इस पैनल में बैठे हो ऐसे बहुत से मेरी टीम से लोग हैं कि जिनका मैंने फॉलोअप 5-5, 6-6 महीने, 7-7 महीने, 8-8 महीने लगातार फॉलोअप किया है उनका। चक्कर मैंने गिने ही नहीं कि कितने चक्कर हुए। मिशन सिर्फ ये रहा कि इस बंदे को मुझे लाना है, टारगेट बना लिया, लाना है तो लाना है, चक्कर कितने भी लग जाए, रात में जाना पड़ जाए, दिन में जाना पड़ जाए, सुबह में जाना पड़ जाए, शाम में जाना पड़ जाए, बरसात में जाना पड़ जाए, कोहरे में जाना पड़ जाए, धूप में जाना पड़ जाए, ये कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि इस व्यक्ति को मुझे बिजनेस में लाना ही लाना है, और ऐसा किया है। इस पैनल में बहुत से मेरी टीम से लोग बैठे हुए, वो गवाह हैं इस बात के। तो जब हम किसी मिशन को बना लेते हैं और लगन से करते हैं तो वो पूरा भी हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमें फॉलोअप बार बार करना होता है। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, मंकी सी मंकी डू, बंदर जैसा देखता है वैसा ही करता है। यहां पर वही बात लागू होती है, हम जैसा करते हैं वैसा हमारी टीम करती है। अगर हम झूठ बोलते हैं तो टीम भी झूठ बोलेगी, हम सच बोलते हैं टीम भी सच बोलेगी, हम फील्ड में जाते हैं टीम भी जाएगी, हम प्लान दिखाते हैं टीम भी दिखाएगी, हम फॉलोअप करते हैं टीम भी करेगी, हम ट्रेनिंग मीटिंग में जाते हैं टीम भी जाएगी, हम किताब पढ़ते हैं टीम भी पढ़ेगी,
हम जो करते हैं वही टीम करती है, हम जो कहते हैं उस काम को टीम कभी नहीं करेगी। तो डुप्लीकेशन का बिजनेस है, हमेशा हमें सिस्टम में जो भी बात बताई जा रही है, अब सबसे पहले मैं अपनी बात बता रहा हूं। अब डुप्लीकेशन कई प्रकार का होता है, इसमें बहुत ढेर सारे काम आ जाते हैं। जैसे सुबह जगना, सुबह हम खुद ही नहीं जग पा रहे टाइम से, तो अब टीम को कैसे जगा देंगे? जब हम टाइम से जगेंगे, गुरुजी मैं क्षमा चाहूंगा, कई जगह मेरा जब मैं तो टीम में ही रहता हूं, घर तो मेरा कोई है ही नहीं है। टीम वालों का जो घर है वही मेरा घर है, जहां टीम है वही मेरा घर है, मेरा कोई घर नहीं है। और मेरा घर जब तक नहीं है, जब तक मैं डायमंड नहीं हूं, तब तक मेरा घर सिर्फ टीम है। टीम का घर मेरा है, मेरा कोई घर नहीं है। क्योंकि मैंने ऐसा जान लिया, मेरे महागुरु जी ने मुझे बता दिया कि या तो तू घर में रह ले, और घर में अगर तू रहेगा तो घर में रह करके घुट घुट के जिंदगी जीनी पड़ेगी, और वही 95% एक कैटेगरी में तुझे रहना पड़ेगा। कभी भी तू अपने बच्चों के सपने पूरी नहीं कर सकता, कभी भी तू अपने सपने पूरी नहीं कर सकता, कभी भी तू अपना बुढ़ापा सुरक्षित नहीं कर सकता अगर घर में रह के काम करेगा तो। और डायमंड बनने की कोई गारंटी नहीं है, बन भी सकता नहीं भी बन सकता। लेकिन अगर कुछ दिन के लिए, और तू हमेशा घर में सुख शांति से और अपने बच्चों के सपने पूरे करना चाहता है, अपने सपने पूरे करना चाहता है, तो कुछ दिन के लिए तुझे घर छोड़ना पड़ेगा। 4 साल के लिए, या तो 4 साल के लिए घर छोड़ दे। 4 साल घर छोड़ने का परिणाम ये निकलेगा कि आजीवन तक तेरा जीवन, तेरा खुशहाल बन जाएगा, तेरे बच्चों का भी जीवन खुशहाल बन जाएगा। आने वाली पीढ़ी करोड़पति होगी, टाटा बिरला होगी अपने खानदान की। एक ऑप्शन तो तेरे सामने ये है कि 4 साल मेहनत कर ले घर छोड़ के, और दूसरा ऑप्शन ये है कि घर में ही रह के करता रहना, और पूरी जिंदगी फिर कभी भी न तेरे सपने पूरे होने वाले, न बच्चों के। अगर बच्चों से प्यार करता है और घर में अगर हमेशा सही से रहना चाहता है, खुशियों के साथ में रहना चाहता है, तो एक तरफ 4 साल है और दूसरी तरफ 40 साल है। तो मैंने जब भगवान राम का जीवन पढ़ा और देखा तो पता चला, और भी लोगों के महान पुरुषों के जीवन पढ़े तो पता चला कि कोई भी महान काम घर में रह करके नहीं हुआ है, कोई भी महान आदमी घर में रह करके नहीं बना है। भगवान राम भी अगर अयोध्या में ही राजगद्दी संभाल के बैठ जाते तो जीवन में कोई भी उनसे भगवान कहने वाला नहीं था, वो राजा राम बन के ही रह जाते, भगवान राम में कभी नहीं बन पाते। इसी प्रकार से हमारे लेटेस्ट में, हमारे इस समय देखो, योगी ने घर छोड़ा तो सीएम बन गए, मोदी ने घर छोड़ा तो पीएम बन गए, और सिद्धार्थ ने घर छोड़ा तो गौतम बुद्ध बन गए। ऐसे न जाने कितनी महान मूर्तियां। तो ये बात मेरी समझ में आ गई कि घर में रह के कुछ भी नहीं होने वाला, टीम के साथ रहना होगा, फील्ड में रहना होगा, तभी बड़ा काम होगा। इस वजह से मैं टीम के साथ रहता हूं। अब बात आती है 100% यूजर की। 100% यूजर में बहुत सी बात हमारे गुरु जी ने बताई है कि हमारी कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सारी चीजों को हम यूज करें तो हम 100% यूजर में आते हैं। हमारी टीम में, हमारे सिस्टम में जितनी भी बात बताई जाती हैं उन सारी बातों को हम अमल करें तो हम 100% यूजर में आते हैं। हमें जो भी बताया जाता है उसको हम यूज करते हैं, तब हम 100% यूजर बनते हैं, न कि खाली प्रोडक्ट यूज करने से ही यूजर बन जाए। प्रोडक्ट भी यूज करने हैं, उसके साथ साथ सिस्टम जितनी भी बातें हैं उनको फॉलो भी करना है, उन पर सिस्टम के टूल्स होंगे तभी हम 100% उसमें आएंगे यूजर में। बुक होनी चाहिए, ऑडियो वीडियो हमें सुननी है, और तब हम 100% यूजर में आएंगे। और इसके बाद में अपनी आईडी को और अपनी टीम की आईडी को बार बार खोल करके देखना, हर दिन खोल करके देखना है, तो हम 100% यूजर में आते हैं। आईडी खोलने से हमारी धड़कन बढ़ती है, हमें ये लगता है कि ये हमें, मानो मुझे गोल्ड बनना है तो मुझे रोज ये चिंता रहती है कि इतने भी वॉल्यूम मुझे चाहिए।
मुझे चेक बनाना है वीक का, तो मुझे ये पता रहता है कि इतने बिजनेस वॉल्यूम मुझे चाहिए, मुझे रैंक करनी है, तो रैंक का हम खोल के देखते हैं, तो मुझे ये रोज चिंता अपने अंदर पैदा हो जाती है कि मुझे इतने बिजनेस वॉल्यूम चाहिए। तो हमारा विजन, हमारा जो गोल है वो ताजा, आवाज नहीं आ रही, समय समय पर ग्रुप मीटिंग बहुत जरूरी है। ग्रुप मीटिंग के बिना हमारे द्वारा कोई भी काम सही सिस्टम से, जो भी सिस्टम की बातें बताई जा रही हैं उनको हम अगर अमल करते हैं, यूज करते हैं, तभी हम 100% यूजर बन पाते हैं। जी महागुरु जी। बी ए टीम प्लेयर, टीम का खिलाड़ी, टीम का खिलाड़ी बनना है कैसे? नो क्रॉस लाइन। कभी भी अगर हमें एक सच्चा नेटवर्कर बनना है, एक सच्चा हमें व्यक्ति बनना है, डायमंड बनना है। डायमंड, अब यहाँ बात आ रही है, डायमंड मीन्स हीरा, और हीरा वो होता है जिसमें कोई दाग नहीं होता है। अब दाग हम लोगों में कोई कोई जरूर होते हैं, किसी के अंदर हमारे हम लोगों में से किसी के अंदर झूठ का दाग होता है, तो हमें झूठ बोलना खत्म करना पड़ेगा, वो दाग हमें खत्म करना है। किसी के अंदर सुबह यानी किसी के अंदर आलस का दाग होता है, आलस खत्म करना पड़ेगा, तब वो दाग खत्म होगा। किसी के अंदर जो है ईमानदारी, बेईमानी का दाग होता है, तो हमें ईमानदार बनना पड़ेगा। किसी के अंदर बुरा मानने का दाग होता है, वो बात बात पे बुरा मान जाता है, तो ये भी हमें खत्म करना पड़ेगा। किसी के अंदर प्लान दिखाने का दाग है, प्लान दिखाता ही नहीं है वो, प्लान ना दिखाने का, तो हमें प्लान दिखाना होगा, ये दाग खत्म करना पड़ेगा। किसी के अंदर शर्म का है, शर्म बहुत आती है लोगों से बात करने में, फॉलोअप करने में, लोगों के पास जाने में, तो ये भी एक दाग है, इसको खत्म करना है। हम जानते नहीं, नॉलेज नहीं है, हम सीख नहीं रहे, ये भी एक दाग है, इसको भी खत्म करना पड़ेगा। यानी हमारे अंदर पहले से ही जो दाग हैं उनको जब हम खत्म कर लेंगे, अब वो एक साथ तो होंगे नहीं, लेकिन धीरे धीरे होंगे, लेकिन करने जरूर पड़ेंगे। जब तक वो दाग खत्म नहीं होंगे तब तक हम हीरा नहीं बन सकते, और हीरा मीन डायमंड, डायमंड बनने में समय नहीं लगता है, हमें अपने दागों को खत्म करने में समय लगता है। तो जितने जल्दी हमारे दाग वो खत्म हो जाएंगे उतनी ही जल्दी हम चमक जाएंगे, हम हीरा बन जाएंगे और हम डायमंड बन जाएंगे। जय हो महागुरु जी। तो इस प्रकार से हमें टीम का खिलाड़ी बनना है। अब टीबीएफ टेप बुक फंक्शन, हमें महागुरुओं की हमें ऑडियो वीडियो सुननी चाहिए, और हमें जितनी भी बुक्स बताई जाती महागुरुओं के द्वारा लेवल के हिसाब से हमें उन बुक्सों को पढ़ना चाहिए। बात आती है फंक्शन की, फंक्शन इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। मैं अपनी बात करता हूं, अगर मैं फंक्शन में नहीं गया होता, इस फंक्शन की बात नहीं कर रहा, मेरे इस बिजनेस की जब शुरुआत हुई थी तो मेरा जो फंक्शन था वो ड्यू पैलेस मथुरा में फंक्शन हुआ था, और फंक्शन से पहले महागुरु जी मैं क्षमा चाहूंगा, एक भी मेरी इस समय जो अपलाइन है, एक भी अपलाइन ऐसी नहीं है जिन्होंने पूरा दम नहीं लगा दिया था मुझे समझाने में, पूरा दम लगा दिया था मुझे समझाने में। लेकिन मैं इतना होशियार चंद था कि मैं किसी मेरे पैलेस मथुरा में एक फंक्शन हुआ था, सेमिनार हुआ था SPS, उसमें मेरे रोल मॉडल महागुरु जी विजयपाल महागुरु जी आए हुए थे, और उस फंक्शन में मेरी अपलानों ने ले जाकर के बैठा दिया। फंक्शन बोला जाए तो फंक्शन मीन्स किसी ताले की चाबी, सही चाबी, किसी ताले की सही चाबी। होता क्या है कि कोई ताला लगा हुआ है और हम अपनी चाबी से लगे हुए हैं, तो चाबी टूट जाती है लेकिन ताला नहीं खुलता है। तो हमारे पास उस ताले की अगर चाबी नहीं है तो उस ताले की चाबी फंक्शन में मिलेगी। फंक्शन चाबी का काम करता है ताले को खोलने का। तो मेरी ऐसे ही चाबी तो बहुत लगाई जा रही थी, लेकिन कोई चाबी सेट नहीं हो रही थी, वो खोली नहीं पा रही थी मेरे ताले को। लेकिन मेरे महागुरुओं ने, मेरी महान अपलाइन ने फिर सोचा कि अब इसको सिंगलीलर के पास ले चलो, तो मुझे फंक्शन में ले गए, और जब फंक्शन में मुझे लेके गए तो ताली की तो चलती क्या है, ताली को बनाने वाले, चाबी को बनाने वाले मुझे वहां मिल गए, और उन्होंने ऐसी हथौड़े की चोट मारी, ऐसी बात मुझे बताई,
और ऐसी बात मिलने से मेरा ताला खुल गया, जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। और ये डेफिनेट है, उस चाबी ने मेरा ऐसा जीवन का ताला खोल दिया है कि आने वाले समय में न जाने मैं सिस्टम की वजह से, अपनी अपलायनों की वजह से न जाने कितने लोगों की किस्मत के ताले को खोलूंगा। ये होती है फंक्शन की ताकत। तो फंक्शन बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस में। और गुरुदेव, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पैनल पर जितने भी साथी बैठे हैं, उन्होंने बड़े ही पेशेंसफुल मुझे सुना है, और मेरी कोई बात नहीं थी, सारी बात सिस्टम की थी, सारी बात